देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पर कॉस्ट जो एकदम स्टार्टिंग से कर रहे थे, तो कॉस्ट का बेसिक देखो 2 क्लास हम लोगों ने किया, जहाँ पर कॉस्ट का कंसेप्ट कहाँ से आया, कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है। ये हम फिर से एक बार जस्ट एक बार इसीलिए बता रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो मेन मेन चैप्टर है उसमें इंटर करेंगे। जैसे कि आज हम लोग मेटेरियल कॉस्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें जो टर्म्स पता होना चाहिए वो देखो हम लोगों ने कर लिया है। कॉस्ट किसे बोलते हैं, कॉस्टिंग किसे बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट किसे बोलते हैं, अगर हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे नोशनल हो, उसे कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्टिंग किसे बोलते हैं, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के टेक्निक को कॉस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग। जब ट्रांजैक्शन, जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको जब रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट का मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, तो उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। और कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग मिला के जो होता है दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट को, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट बोलने से ही हमें मेटेरियल लेबर एक्सपेंसेस का बात करना चाहिए, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एलिमेंट मतलब जैसे कोई भी मान लो कोई भी चीज प्रोडक्शन करे तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, दैट इज एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या होता है, जैसे मेटेरियल हो गया, वो तो चाहिए, बिना रॉ मटेरियल के हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए लेबर चाहिए, और मेटेरियल लेबर के अलावा अगर कोई खर्चा होता है तो उसे एक्सपेंसेस बोलते हैं। और सबका 2 पार्ट होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट हर जगह कैसे आइडेंटिफाई करना है, जो हमें फिनिश गुड्स में एक यूनिट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसका खर्चा कॉस्ट को, उसे हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। जिसे नहीं कर पाते उसे हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने मेटेरियल लेबर सबका देखा था, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस ये सब देखा। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको ओवरहेड बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था, वहां से हम लोगों ने कुछ कॉस्ट यहाँ पर देखो क्या कैलकुलेट किया था। कॉस्टिंग किसे बोलते हैं उस एग्जांपल से, एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, लॉस, एसेट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। ये सब कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर ब्रॉडली नैरो अगर डिफाइन करें तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, ये सब हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट, ये सब। अब देखो लास्ट हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब कैलकुलेट किया था, ये सॉरी ये सारा चीज सीखा था, दैट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, मतलब टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखा था हम लोगों ने, ठीक है। जैसे एलिमेंट के हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, ये फिर से मैंने यहाँ पर लिखवाया था, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ना, या एमसीक्यू, मतलब ये तो इस तरह से ही हो रहा है, तो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक वाला चैप्टर जो है, छोटा छोटा क्वेश्चन थियोरिटिकली कुछ लिखना हो हमें तो ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिर कमिटेड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का भी पार्ट था, कमिटेड, पॉलिसी और मैनेजमेंट कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ठीक है। स्टेप कॉस्ट, ये सब हम लोगों ने किया था। वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर सर्टेन कॉस्ट, संक कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। हम एक बार नाम बोल रहे हैं ताकि तुम लोग गो थ्रू नहीं किए हो तो कर लेना। डिफरेंशियल कॉस्ट, अगर डिफरेंट आ जाता है, जैसे हम लोग 2 तरह का हमें रॉ मटेरियल का स्कोप मिल रहा है मार्केट में खरीदने के लिए, मान लो एक 100 रुपया वाला, एक 150 रुपया वाला, तो अगर हम लोग 100 रुपया वाला चूज कर रहे हैं तो दैट इज डिक्रीमेंटल कॉस्ट, मतलब डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 100 रुपया वाला चूज किया। अगर 150 वाला करेंगे तो 50 रुपया बढ़ जाता है, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ये जो डिफरेंसेस क्रिएट होता है हमारे चॉइस के हिसाब से, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। अब फंक्शन के हिसाब से था, तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, और एक अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, तो यहाँ तक हम लोगों का बेसिक का जितना भी हो सकता है हम लोगों ने किया। इसके अलावा आगे हमें जो भी छोटा मोटा मिलता जाएगा अगर कुछ, तो हम लोग करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने, कॉस्ट किसे बोला जाता है और टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो कि बेसिक में होता है, ये हम लोगों ने फुल्ली कंप्लीट किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आज हम लोग सीखेंगे रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग कुछ रॉ मटेरियल से, मान लो ये कुछ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं, मतलब जो कन्वर्जन कॉस्ट, ये भी लिखवाया था अगर तुम लोग को याद है, तो कन्वर्जन कॉस्ट किसे बोला जाता है, जब रॉ मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस ये सबको मिला के हम लोग रॉ मटेरियल को ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब रॉ मटेरियल को लेबर और अदर एक्सपेंसेस के थ्रू से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं, तभी उसे हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल कॉस्टिंग हम लोग क्यों पढ़ेंगे, हम लोग
चैप्टर का नाम हमारे बुक में ऐसा रहता है नॉर्मली, मेटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है, मेटेरियल कॉस्टिंग। गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग मैम। देखो हम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग लिखा हुआ रहता है तो हमें कॉस्टिंग पढ़ना है। अब इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से तुम लोग को थोड़ा सा बताया कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, बोलो कॉस्टिंग का मतलब ये, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा टर्म्स बताया कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा था। बताओ कॉस्टिंग क्या होता है, हम यहाँ से दिखा देते अगर तुम लोग को याद नहीं, याद होना चाहिए। देखो वैसे कॉस्टिंग क्या होता है, जो टेक्निक होता है ना, टेक्निक होता है जिसको यूज करके हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है टेक्निक, ये पूरा जुड़ा हुआ है। ये जो बेसिक दो हम लोगों ने क्लास किया ना, इसी इसी का कंसेप्ट रहेगा तो हम लोग चैप्टर को भी इजीली समझ पाएंगे। तो टेक्निक है, ठीक है, कॉस्टिंग क्या, एक टेक्निक है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, टेक्निक टू कैलकुलेट कॉस्ट, यही तो हम लोगों ने सीखा था। अब ये इसके आगे मेटेरियल लिखा हुआ है, मतलब मेटेरियल के कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करे, वही ये, अरे मेटेरियल के कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें उसी के बारे में ये चैप्टर हमें बता रहा है कि मेटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मेटेरियल मतलब कौन सा मेटेरियल का बात हम लोग कर रहे हैं, क्या रॉ मेटेरियल या फिर फिनिश गुड्स, वो भी तो हमारा मेटेरियल होगा। अगर हम लोग कुछ फिनिश गुड्स डायरेक्टली खरीद के लेके आके बेच रहे हैं तो वो भी तो हमारा मेटेरियल होगा ना। तो ये क्या है, ये कौन से मेटेरियल का बात हो रहा है, रॉ मेटेरियल या फिर कुछ सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड ऐसे वाले मेटेरियल का बात हो रहा है, बोलो यहाँ पर किसका कॉस्टिंग करना है हमें, रॉ मेटेरियल का या फिर कुछ और, रॉ मटेरियल का, ठीक है। हाँ यहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग इसका नहीं करेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल का। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये हमें समझ में आ गया। तो ये चैप्टर जो है, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस टू, ये मेटेरियल कॉस्टिंग का मतलब बता रहे, दिस इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द रॉ मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो हमेशा रॉ मेटेरियल के कॉस्ट को ही हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये चैप्टर दिया हुआ है, किसी और तरह के मेटेरियल का नहीं, सिर्फ और सिर्फ रॉ मेटेरियल का। अच्छा, उसमें भी हमें कौन से रॉ मेटेरियल का कॉस्ट निकालना है, सोचो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये चैप्टर हमें कौन से रॉ मेटेरियल का कॉस्ट निकालने के लिए हेल्प करेगा, डायरेक्ट मेटेरियल या इनडायरेक्ट। बोलो कौन से मटेरियल का कॉस्ट के लिए ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट को तो ओवरहेड बोला जाता है, ओवरहेड का तो अपना अलग एक चैप्टर होता है ना, सभी ने तो कभी ना कभी पढ़ा होगा, कॉलेज लेवल पे हो या इसके पहले हो, कभी तो पढ़ा होगा ना। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट सारे खर्चे को तो ओवरहेड बोलते हैं। और ओवरहेड का देखोगे कॉस्ट के बुक में, आज ही देखना एक अलग चैप्टर रहेगा, जिसके पास जो भी बुक क्यों ना हो, तुम लोग को दिखेगा कि ओवरहेड का एक अलग ही चैप्टर है। और ओवरहेड का मतलब क्या होता है, सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे को ओवरहेड बोला जाता है, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हम लोग ओवरहेड में पढ़ेंगे, ठीक है, ओवरहेड के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओवरहेड का जो चैप्टर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर मेटेरियल कॉस्ट का मतलब हम लोग कौन से वाले मेटेरियल का कॉस्टिंग सीखने वाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कौन, डायरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट वाले, यस, हम लोग डायरेक्ट वाले मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पर सीखेंगे। इनडायरेक्ट वाला भी सीखना है लेकिन वो ओवरहेड के चैप्टर में हमें सीखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला बात है, हम लोग मटेरियल का कॉस्टिंग कैसे करें वो सीखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल, दूसरा किसी भी तरह का मटेरियल नहीं, ठीक है। और रॉ मटेरियल का सीखना है। दूसरा बात है कि हमें डायरेक्ट रॉ मटेरियल का सीखना है। तो कंक्लूजन ये आ गया कि हमें यहाँ पर डायरेक्ट रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग जो है वो सीखने को मिलेगा। डायरेक्ट रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग जो है ये हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें ये सीखना है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग। अच्छा, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने किया है। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल है, जैसे अगर हम लोग को मान लो फर्नीचर बनाना है, सपोज हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, हमें फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर के लिए हमें क्या चाहिएगा, वुड, लकड़ी, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, जितना वुड हमें खरीदना पड़ेगा। क्यों ये डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, जब हमारा फर्नीचर बन जाएगा, ठीक है, जब हमारा फर्नीचर बन जाएगा तो उसमें
उसमें हमें ये इजीली हम लोग वो फिनिश गुड्स, मान लो एक टेबल बना लिया हम लोगों ने, तो वो टेबल देख के हम लोग इजीली बता सकते हैं कि इसमें हमारा कितने रुपए का वुड जो है वो लगा है, ठीक है, ये हम लोग इजीली बता सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। लेकिन मान लो हमारा एक बड़ा सा फैक्ट्री है जहां पर ये वुड के थ्रू से फर्नीचर वगैरह बनते जा रहा है, ठीक है, तो फिर वहां फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फैक्ट्री में मान लो कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह यूज हो रहा होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री में मान लो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, ऑयल वगैरह का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑयल क्यों यूज होता है, मान लो मशीन को स्मूथली रन करवाने के लिए ऑयल का यूज हो रहा है। तो ये जो खर्चा है, क्या हम लोग वो बेंच को या वो टेबल को या फर्नीचर का जो भी आइटम बना हुआ है, क्या उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि इस चेयर में कितने रुपए का इलेक्ट्रिसिटी लगा है, नहीं बता सकते। कितने रुपए का ग्रीजिंग ऑयल का खर्चा गया है, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग मेन चीज क्या देख के बता सकते हैं कि कितने सारे वहां पर लकड़ियां जो है वो कितना, ये जो नेल्स मतलब जो कीला वगैरह लगा हुआ है, अगर उसको थोड़ा बहुत काउंट कर पाते हैं तो काउंट करके हम लोग बता सकते हैं कि कितने रुपए का कीला वगैरह लगा हुआ है जिसको नेल्स बोलते हैं, तो ये भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ये ऑयल का खर्चा कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है, ये हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये भी मेटेरियल है, वन टाइप ऑफ, ये ऑयल भी वन टाइप ऑफ मेटेरियल है, लेकिन ये क्या है, ये सब इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चा है जो हम लोग फिनिश गुड्स को देख के नहीं बता सकते हैं कि एक यूनिट फिनिश गुड्स में कितना खर्चा आया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये हम लोग एक यूनिट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है वी कांट आइडेंटिफाई द एक्सपेंस ऑफ ऑयल, ये ऑयल ही एग्जांपल ले लेते हैं, ऑयल फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है फर्नीचर, ठीक है, 1 यूनिट फर्नीचर, ठीक है, एक टेबल हो या चेयर हो, यूनिट वहां पर पीस वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो फर्नीचर का हम लोग देख के ये नहीं बता सकते कि कितने का ऑयल हमारा लगा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इसका मतलब ये भी हम लोग को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। क्यों आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ऑयल वगैरह का खर्चा क्या अपने पॉकेट से देंगे, नहीं, वो भी तो कस्टमर से ही लेना है। तो अगर कस्टमर से लेना है तो हमें उसका खर्चा जो है फिनिश गुड्स में चार्ज करना पड़ेगा, बट उसका टेक्निक अलग होता है क्योंकि वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसका एक अलग टेक्निक होगा, वो ओवरहेड में हम लोग पढ़ेंगे, उस टेक्निक को फॉलो करके ये इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, इसका खर्चा भी हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बिजनेस करना है तो पूरा खर्चा तो कस्टमर से ही निकालना पड़ेगा। थोड़ी ना ऐसा होगा कि सिर्फ जो खर्चा आइडेंटिफाई इजीली कर पाते वही कस्टमर से लेंगे, बाकी नहीं लेंगे, घर से देंगे, घर से कहाँ से देंगे, वैसे थोड़ी ना होता है। तो ये जो टेक्निक है ये हमें ओवरहेड में पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कैसे निकाला जा सके, ठीक है। तो मेटेरियल कॉस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर कॉस्ट जो होता है किसी भी एक फिनिश गुड्स का, या जो भी हम लोग बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कुछ बुक वगैरह हो, ठीक है, किसी का बुक मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है क्या, या फिर मान लो किसी का कुछ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो कुछ भी हो, वहां पर सबसे ज्यादा खर्चा जो लगता है वो रॉ मटेरियल पे ही इन्वॉल्व होता है। मेजर कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल पे ही लगता है। अगर रॉ मटेरियल का खर्चा हम लोग उठा पाए तो हम लोग बिजनेस चला सकते हैं आराम से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खर्चा रॉ मटेरियल का लगता है, इसीलिए रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसको आइडेंटिफाई करने आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल कॉस्ट जो होता है फिनिश गुड्स का, उसका एक मेजर पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे, वाई वी आर, देखो वाई वी आर स्टडी मेटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, वैसे सारा ही जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सबसे पहले इसी को सिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला बात है मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑक्युपाई करता है फिनिश गुड्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि मेटेरियल को जब हम लोग प्रोक्योर करेंगे, मतलब जब मार्केट से मेटेरियल को लेंगे, ठीक है, उसका प्रोसीड्योर जो है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
प्रोसीड्योर में क्या आएगा, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट जो प्रोसीड्योर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग हमारे प्रोसीड्योर को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है। प्रोसीड्योर में क्या आएगा, प्रोसीड्योर है कि ये देखो, प्रोसीड्योर क्या होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर जो है वो एफिशिएंट है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एफिशिएंट और नॉट। अब एफिशिएंसी किस मामले में, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव। मटेरियल का कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे एक ही तरह के मटेरियल के अलग अलग कॉस्ट होंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोक्योरमेंट, जो चॉइस करने का पैटर्न होगा, ठीक है, प्रोक्योरमेंट करने का, वो इतना ज्यादा एफिशिएंट हो ताकि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव रहे। जो हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं मटेरियल वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे, लेकिन इसके वजह से हमारे क्वालिटी में हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग ये जरूर कोशिश करेंगे कि हम लोग सस्ता में अच्छा वाला मटेरियल ले, सिर्फ सस्ता में ले ये नहीं दिमाग में चलना चाहिए, सस्ते में अच्छा मटेरियल मिले ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट करने के टाइम पे हमारे दिमाग में 3 पॉइंट रहना चाहिए। एक तो है एट द राइट टाइम, ठीक है, सही टाइम पे। दूसरा है राइट क्वांटिटी और फ्रॉम राइट सप्लायर, ठीक है। ये 3 चीज ध्यान में रखना। ये सारा चीज हम थोड़ा सा डिटेल्स में लिखवा देंगे, अभी जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। ये बाकी हम ये जो भी बता रहे हैं उसको लिखवा देंगे। अभी अगर तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल्स जो है फिर रह जाएगा तुम लोगों के पास। तो देखो, एट द राइट टाइम, ठीक है, ये पैटर्न होना चाहिए प्रोक्योरमेंट का, ठीक है। प्रोक्योरमेंट जब करेंगे तो ऑर्डर का ये पैटर्न होना चाहिए, सही टाइम पे ऑर्डर करो, सही क्वांटिटी पे करो और सही सप्लायर से करो, ठीक है। राइट टाइम का मतलब ये हो जाएगा, मान लो हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं और हमें मान लो लकड़ी चाहिए 1000 पीसेस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये प्लान करना पड़ेगा हम लोग कितने सारे फर्नीचर बनाना चाहते हैं। सपोज हम लोग 10 गुड मॉर्निंग प्रिया। अच्छा, देखो हम लोग सपोज 10 पीसेस जो है वो चेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है। सपोज 10 पीसेस चेयर बनाना चाहते हैं और हम लोगों को क्या करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, ठीक है। सपोज 1000 पीसेस हमें लकड़ी चाहिए, ठीक है, जो कटिंग किया हुआ होता है 1000 पीसेस हमें लकड़ी चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 10 पीसेस चेयर बनाने के लिए अगर 1000 पीसेस लकड़ी चाहिए तो हम लोग के पास कितना वुड है अवेलेबल, ठीक है, कितना वुड अवेलेबल है वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टोर में जाके चेक करना पड़ेगा, जहां पर ये स्टोर रहता है हमारा रॉ मटेरियल, हम लोग जाके चेक करेंगे कि है कि नहीं है, ठीक है। सपोज हमारे पास है, ऐसे देख लो, सपोज हमारे पास 600 पीसेस वुड जो है वो अवेलेबल है चेयर बनाने के लिए, ठीक है, ये अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें और कितना पीसेस वुड चाहिए, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, अगर हमें टोटल 1000 पीसेस चाहिए, अगर 600 पीसेस हमारे पास अवेलेबल है तो हमें और कितना पीसेस वुड चाहिए ताकि हम लोग अपना जो टारगेट है उसे फुलफिल कर पाए। बोलो कितना पीसेस चाहिए, 1000 पीसेस, 400। 400 पीसेस हमें वुड जो है वो रिमेनिंग जो वुड है वो हमें चाहिए ताकि हम लोग अपना ये जो है जो हमारा टारगेट है उसे फुलफिल कर पाए, ठीक है। 400 पीसेस हमें चाहिए। अच्छा, अब इसके ये हमें इमीडिएटली ऑर्डर कर देना चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली ऑर्डर कर देना चाहिए। क्यों बताओ, हम लोग थोड़ी ना ऐसे करेंगे, पहले हमारे पास 600 पीसेस है उससे चेयर बना लेते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट चेयर बनाने का बारी आएगा तब हम लोग फिर 400 पीसेस ऑर्डर देंगे। क्या ऐसा करने से सही रहेगा या फिर पहले ही ये सोच के ऑर्डर कर देना चाहिए, बोलो। क्या एक बार जितना लकड़ी है उससे काम होने के बाद फिर ऑर्डर करें या फिर पहले ही ऑर्डर कर देना चाहिए, क्या पहले से। पहले से ही ऑर्डर करना चाहिए। नहीं करने से प्रॉब्लम क्या होगा, क्यों पहले से ही ऑर्डर करें, एक ही तो बात है, ऑर्डर ही तो करना है, लेकिन फिर पहले क्यों ऑर्डर करना चाहिए, ये सोचो, क्यों टाइम पहले सेव ऑर्डर, हो जाएगा।
हाँ, नहीं तो क्या होगा, जो भी लेबर वगैरह है उनको बैठा रहना पड़ेगा जब तक वो रॉ मटेरियल आके पहुंचेगा, फिर उसमें काम शुरू होगा, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और लेबर बैठा रहेगा तो लेबर को सैलरी देना पड़ेगा, लेबर बैठा है तो मान लो इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा हो रहा है, ठीक है। लेबर रिलेटेड सारा खर्चा होते जा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन मेरा बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि मैंने राइट टाइम पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया। ऑर्डर तो मैंने प्लेस किया बट राइट टाइम पे नहीं किया, ये गलती है, ठीक है। इसीलिए राइट टाइम पे होना चाहिए, ये होता है राइट टाइम का मतलब। अब राइट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अब मुझे 400 पीसेस चाहिए, तुम लोग बताओ क्या हमें एकदम 400 पीसेस ही ऑर्डर करना चाहिए, या फिर 1000 पीसेस कर देना चाहिए, या फिर मान लो 500 पीसेस कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? 5000 लिख दिया गलती से। क्या करना चाहिए बोलो? कितना क्वांटिटी में ऑर्डर करें? जितना चाहिए उतना ही, या उससे थोड़ा ज्यादा, या बहुत ज्यादा, या कम? क्या करना चाहिए? थोड़ा या ज्यादा। फिर थोड़ा ज्यादा, क्योंकि तो नॉर्मल लॉस भी तो होगा। हाँ, थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमें जब नॉर्मल लॉस हो सकता है ना, जैसे मान लो कुछ खराबी हो गया, ठीक है, बनाते हुए कुछ टूट फूट गया, लकड़ी कुछ खराब निकल गया, ये भी हो सकता है। थोड़ा डैमेज मटेरियल था, या फिर उसका शेप देते हुए जैसा चाहिए था वैसा नहीं बना, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखना चाहिए, ठीक है। जैसे घर पे भी हम लोग जब जो भी स्टोर करते हैं, चीनी दाल चावल वगैरह घर पे, मम्मी को तुम लोग देख सकते हो, अपने अपने माँ को देख सकते हो, ये चीज पे वो बहुत ही माहिर होती है, ठीक है। वो क्या करती है, जितना चीनी चाहिए उतना थोड़ी ना रखती है, एक्स्ट्रा रखती है, ठीक है। और जब खत्म होता है ना, उसके पहले, खत्म होने आता है 3-4 दिन अभी, या फिर 1 वीक चलेगा, उसके पहले ही वो बोल देती है कि मार्केट से ये रिक्वायरमेंट है, लेके आना है। लेकिन रिक्वायरमेंट अभी भी आने में 1 वीक बाकी है, लेकिन वो पहले ही अपना ऑर्डर दे देती है कि आप पहले लेके आ जाइए, नहीं तो क्या होगा, एंड हो जाएगा, फिर मुश्किल में आ जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। एक तो हमें सही टाइम पे ऑर्डर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया फिर ऑर्डर करें, तब मुश्किल होगा। एकदम घर के साथ कंपेयर करके देख सकते हो। और राइट क्वांटिटी में भी हमें ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक में रह जाए तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन थोड़ा की जगह हम लोग बहुत ज्यादा स्टोर करना क्या सही रहेगा? क्या हम लोग 400 की जगह डबल ले ले, डबल से ज्यादा ले ले, 1000 पीसेस ले लेंगे तो क्या ठीक रहेगा या खराब रहेगा? खराब रहेगा, स्टोरेज कॉस्ट भी तो लगेगा। हाँ, खराब रहेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है ये वाला, ठीक है। अगर हमारे हम लोगों को मान लो 1 महीने में मान लो 2 किलो चीनी चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग 10 किलो चीनी ले ले? उसके लिए हमें कंटेनर भी तो खरीदना पड़ेगा, अगर किसी के पास नहीं है। इस तरह से सोचो ना, क्योंकि बिजनेस की तरह सोचना है। तो हम लोग को अगर ज्यादा माल ले लेंगे तो फिर स्टोर करने का भी खर्चा लगेगा, फिर वहां स्टोर कीपर रखो, ठीक है, अपने गोडाउन में जगह बढ़ाओ, पैसा भी तो ब्लॉक हो गया। जब हम 2 किलो चीनी की जगह 10 किलो चीनी ले रहे हैं, तो वहां मेरा पैसा भी तो ब्लॉक हो गया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट में जो है उसका गलत हो रहा है इस्तेमाल पैसे का, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इलॉजिकल है। जगह भी नहीं बनता है उतना, और पैसा भी जो है वो एक ही जगह पे जाके स्टोर हो जाता है। सिर्फ रॉ मटेरियल में पैसा लगाने से तो नहीं होगा, हमें लेबर को भी पेमेंट करना है, बाकी खर्चा भी देखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी पे करते हुए चलना है। तो हम लोग, ये बिल्कुल इलॉजिकल है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लेंगे जितना हमें बेनिफिट दे, कि फ्यूचर में अगर बाई चांस हमारा किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग वहां से उसको एज ए क्लोजिंग स्टॉक रख देंगे, वहां से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, दैट इज राइट क्वांटिटी, ठीक है। ये 2 पॉइंट हम लोगों ने समझा। अब राइट सप्लायर, राइट सप्लायर मान लो मार्केट में जो जिस तरह का वुड हमें चाहिए, दो दो सप्लायर है, सप्लायर ए और सप्लायर बी, ठीक है। ये बोल रहे हैं 200 रुपया पर पीस, सपोज, ठीक है, या फिर 200 नहीं, चलो मान लेते हैं ये 20, और ये बोल रहे हैं 25 पर पीस, ठीक है। तो अब हम लोगों को किससे लेना चाहिए, ए से या बी से? किससे लेना चाहिए बोलो? कोटेशन, इसको बोलते हैं कोटेशन। इन्होंने अपना अपना कोटेशन बताया। जब हम लोग मार्केट सर्वे करने निकलेंगे, किन से रॉ मटेरियल ले, सप्लायर के खोज में निकल रहे हैं, तो सप्लायर अपने अपने कोटेशन देते हैं, ठीक है। टेंडर बुलाया जाता है, कोटेशन देते हैं। तो कोटेशन दे रहे हैं तो हमें किन से लेना चाहिए? क्या लगता है, जो कम में दे रहे हैं वो, या जो ज्यादा में दे रहे हैं उनसे लेना चाहिए? ऐसे। हाँ, देखो, बिजनेस के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो हम लोग ए से लेंगे, क्योंकि ए 20 रुपए में दे रहा है, बी जो है वो 25 रुपए में दे रहा है, ठीक है। तो ये महंगा हो जा रहा है, लेकिन हमें ना ए का भी बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, ठीक है। ये कम में दे रहा है, अच्छा बात है, लेकिन क्या हमें क्वालिटी भी चेक करना चाहिए? सिर्फ प्राइस देखे या क्वालिटी भी देखे? प्राइस तो देख लिया जो कम है, तो क्वालिटी भी चेक करना चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? लीस्ट यस प्राइस, मैम। है ना? यस। प्राइस जो है, हाँ, प्राइस जो है वो तो हम लोग देखेंगे कम है कि नहीं, ठीक है। लीस्ट कोटेशन,
कोटेशन जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो देखने से नहीं होगा, हमें देखना चाहिए गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दे भी रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हमारा मार्केट खराब हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर खराब चीज बेचेंगे तो हमारे पास से कोई नहीं खरीदेगा, एक दो जन ठगेगा, दूसरा थोड़ी ना ऐसा होगा, दूसरे दिन बाकी लोग दूसरे जगह चले जाएंगे। तो मार्केट में अपना गुडविल बना रखने के लिए जैसे हम लोगों को गुड क्वालिटी मेंटेन करना है। और हाँ, मार्केट देखो, क्वालिटी से तो मार्केट लेना ही होता है, ऊपर से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्राइस है वो अगर कम्पिटिटिव मार्केट में बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो फिर सेलेबल नहीं होगा ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइस को भी ध्यान में रख के देखना है। तो फिर रॉ मटेरियल भी हमें थोड़ा सस्ता लेकिन अच्छा वाला चाहिए, तो इसके लिए सर्वे करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा जिनसे हम लोग ले रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सप्लायर का। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, क्यों, मान लो ये ए बोल दिया, ए का क्वालिटी भी अच्छा है प्रोडक्ट का सस्ते में भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन अचानक से सप्लाई करना बंद कर दिया, बिजनेस ही बंद कर दिया, हो सकता है बहुत से लोग, बहुत सा बिजनेस ऐसे आता है, देखो ना आजकल तुम लोग सुनोगे स्टार्टअप आता है बंद भी हो जाता है। ठीक है, इससे गुडविल खराब होता है, नेक्स्ट अगर उसी नाम से बिजनेस स्टार्ट करना चाहे ना तो कोई नहीं करे। जैसे आज आज अगर हम केएसडी स्क्वायर है, हम अचानक से केएसडी स्क्वायर बंद कर देते फिर अचानक से चालू करेंगे तो सबको क्या लगेगा, अरे ये तो गलत बात है ना, अचानक से बंद कर दिया, फिर पता नहीं कब अचानक बंद कर दे फिर चालू कर ले, तो हमारा तो पढ़ाई हैम्पर होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो कोई भी, इसीलिए तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन लगाया जाता है ना, बिजनेस चल रहा है मतलब ये मानेंगे कि वो चल रहा है, अगर कुछ खराब ज्यादा ना हो तो कोई नॉर्मली अपना बिजनेस क्यों बंद करेगा, करना नहीं चाहिए। तो उसी तरह से कहीं ऐसा ही कोई सप्लायर तो नहीं अचानक से मार्केट में आ गया बेच रहा है फिर अचानक गायब भी हो जाएगा, तो हमारा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग कस्टमर को ये अच्छे क्वालिटी का चीज कम में देना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब अचानक से अगर हम लोग बोलेंगे प्राइस बढ़ गया तो हमारे मार्केट को इफेक्ट आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सप्लायर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना चाहिए, क्या इन्होंने ऐसा काम पास्ट में किया है तो कितने दिन किया है, कितने अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, मतलब क्रेडिटर का पूरा बैकग्राउंड हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये कितने अच्छे हैं। ठीक है, इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कितना अच्छा है, इनका जो बिजनेस नॉलेज है वो कितना अच्छा है, तो ये सारा चीज ही हमें चेक करना पड़ेगा। तो सप्लायर के केस में भी हमें राइट सप्लायर का मतलब बहुत सारे सप्लायर के जो क्वालिटी होते हैं वो हमें सारा चीज चेक करते हुए चलना है। ठीक है, तभी जाके हमारा जो मेटेरियल प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीड्योर है वो बनेगा। ठीक है, तो मेटेरियल प्रोक्योरमेंट इसी तरह से होना चाहिए, प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल। ठीक है, अच्छा अब इसको हम थोड़ा सा लिखवा देते हैं, अभी तक जो भी बोला इसको हम लिखवा देते हैं, ये लिखा हुआ रहेगा तुम लोग के पास, तो तुम लोग इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, जो अगर थियोरेटिकली आएगा तो भी लिख पाओगे, एमसीक्यूज आएगा तो भी लिख पाओगे। ठीक है, अच्छा पहला मेटेरियल, अब तुम लोग लिख सकते हो, अगर नहीं लिख रहे थे तो यहां से लिखना जरूरी है। मेटेरियल constitutes an important part of cost of finished goods या प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले यही वाला पढ़ा था कि जो भी फिनिश गुड्स होता है उसमें मेजर कॉस्ट मटेरियल का ही होता है। अच्छा, इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर ओनली, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रॉ मटेरियल के बारे में। अच्छा, अब डायरेक्ट रॉ मटेरियल का मतलब, डायरेक्ट रॉ मटेरियल मीन्स कॉस्ट ऑफ दोज materials which can be identified in one unit of finished goods, ये हमें पता है वैसे भी। अच्छा,
नेक्स्ट लिखो, देयर शुड नॉट बी excessive storage of मटेरियल ज्यादा हमें स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, जितना जरूरत है, ना ज्यादा ना कम, बिकॉज दैट विल इंक्रीज आवर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब वही, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, स्टोरेज का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है, जैसे गोडाउन अगर रेंट पे है तो गोडाउन रेंट का खर्चा, अगर हम लोगों ने वहां पर एक स्टोर कीपर को रखा है या एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा है, तो वो सब स्टोरेज खर्च, मतलब स्टोरेज करने के खर्चे में आता है, जिसको बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट। एक्चुअली जब हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो दो खर्चा होता है मेनली, एक परचेस मतलब जो मार्केट में रॉ मटेरियल को खरीदने का खर्चा, परचेस कॉस्ट, दूसरा होता है एसोसिएटेड कॉस्ट। एसोसिएटेड कॉस्ट का दो पार्ट होता है, ये भी करवाएंगे हम। एसोसिएटेड कॉस्ट का दो पार्ट होता है, एक कैरिंग मतलब मटेरियल खरीदने से ही नहीं होगा, उसको स्टोर करके भी तो रखना पड़ेगा, दैट इज कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। और एक हो जाता है हमारा कैरिंग कॉस्ट, और एक क्या हो जाएगा, और एक क्या होता है, भूल ऑर्डरिंग गए, कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने का खर्चा, ठीक है। ये जो मटेरियल हम लोग खरीदते हैं ना, तो फैक्ट जैसे ये देखो, हम लोग घर पे जब दाल चावल लेके आते हैं वो अलग बात होता है, ठीक है, मम्मी लिख देती है, हम लोग लेके आ जाते हैं, तो उनके मेहनत का हम लोग उतना मतलब समझ में नहीं आता है कि वो कितना दिमाग का खेल है कि टाइम पे सारा चीज हमारे घर पे रहता है, ये हमें कभी समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस रेस्पेक्ट में बोलोगे तो सबको लगेगा हम लोग कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो घर पे सब मतलब घर पे मम्मी लोग ये इंपॉर्टेंट काम डेली बेसिस पे ही करती है, तो क्या होता है वहां पर सोचना कि कब हमें ऑर्डर प्लेस करना है, किस किस तरह से करना है, ठीक है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ताकि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा ना हो। जैसे अब बार बार थोड़ी ना जाएंगे, एक बार चीनी लेने चले गए, एक बार दाल, ऐसे थोड़ी ना होता है, पूरे लिस्ट बराबर जाना पड़ता है ना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, जाना आना, ये तो बहुत ही मुश्किल वाला बात हो जाएगा ना। तो वही ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैसे ऑर्डर करना चाहिए, अगर हमें सस्ते में अच्छा माल मिल रहा है, हम लोग स्टोर कर पाते हैं, तो हमें क्वांटिटी देखना चाहिए, मतलब हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करें या कम क्वांटिटी में, कैसे करना चाहिए, तो उसका भी एक सिलेक्शन प्रोसीड्योर होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट का बात है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कैरिंग कॉस्ट मतलब वही स्टोर करके रखने का खर्चा, ठीक है। अगर हम लोग ज्यादा ले लेंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, विच मीन्स कॉस्ट ऑफ कीपिंग गुड्स इन स्टोर। There are also chances of material getting destroyed। मतलब अगर बहुत दिन से पड़ा हुआ रहेगा सामान तो वो खराब हो जाता है ना। मान लो लकड़ी में कुछ खराबी आ गया, बहुत दिन से स्टोरेज कर रहे हैं, अगर किसी का मान लो जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो कपड़ा क्या होता है, गल जाता है, वैसे मटेरियल वगैरह जो वुड वगैरह है वो भी खराब हो सकता है। तो कोई भी चीज तो लाइफ टाइम थोड़ी ना होता है, वो अगर ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा तो वो तो खराब हो जाएगा, ठीक है, उसका अगर यूज नहीं होगा तो वो खराब हो जाएगा। तो मटेरियल डिस्ट्रॉय होने का भी एक चांसेस होता है, अगर हम लोग एक्सेसिवली उसे स्टोर कर लेते हैं जितना हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ना तो हम लोग कम स्टोर करें, एकदम बराबर स्टोर करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है, बाई चांस अगर कुछ लॉस वगैरह होगा मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, तो फिर हमें फिर से जाना पड़ेगा उसे मार्केट से खरीदने के लिए। तो हमें थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक में रह जाए इतना रॉ मटेरियल जरूर रखना चाहिए, ठीक है। इस पे भी हम लोग पढ़ेंगे, तो दैट इज स्टॉक लेवल होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक लेवल, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से, ठीक है। डेंजर लेवल, ये बहुत सारे लेवल होते हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, वो इससे ही रिलेटेड होता है कि कितना स्टॉक, कितना स्टोरेज हमें करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लिखो नेक्स्ट, ट्राई टू मिनिमाइज द मटेरियल कॉस्ट, मेक परचेजिंग डिसीजन
efficiently at the right time with the right quantity and with right supplier and with right supplier. तो ये तीन चीज देखो जो मैंने यहाँ पर लिखवाया था शॉर्ट में, ठीक है, ये चीज तुम लोग को याद रखना है, ठीक है, राइट टाइम में राइट सप्लायर के साथ और राइट क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग प्रोसेस जो है वो देखेंगे कि मेटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कैसे होता है। मेटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो पहले हम समझाते हैं फिर लिखवा देंगे, ठीक है। अभी जो समझाएंगे वो अगर तुम लोग नहीं भी लिखोगे चलेगा, और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो मेटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, जैसे मान लो अगर घर पे ही हमें खाना बनाना है, ठीक है, तो पहले हमें ये प्लान करना पड़ता है कि हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पहले ये सोचना है कि मतलब रोटी खाना है, चावल खाना है, जो भी हो उसके साथ जो भी बनेगा सब्जी वगैरह, उसका पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग। वैसे बिजनेस में भी होता है, ठीक है। बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं, हम बिजनेस वाला ही समझाते हैं, उसके साथ साथ घर वाला एग्जांपल लेते हुए, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या प्रोडक्शन करना चाहते हैं, विच प्रोडक्ट इज टू प्रोड्यूस, ठीक है। हमें क्या चीज मैन्युफैक्चर करना है, मतलब किस चीज का बिजनेस करना है, पहले ये सोचना पड़ेगा। जैसे घर पे हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या खाने में खाना है, ठीक है, क्या खाना है, हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आज रोटी खाना है कि चावल खाना है। उसी तरह से बिजनेस में भी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है प्लानिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान, कि हम लोग किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं उसका प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद डिसाइड हो जाता है कि हमें क्या बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमें फर्नीचर का बिजनेस करना है, ठीक है। जैसे घर पे सोच सकते हो कि आज हमें क्या खाना है, रोटी सब्जी खाना है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों का एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए, हमें क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने सोच लिया कि हमें रोटी सब्जी खाना है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें क्या देखना पड़ेगा, रोटी सब्जी सोच तो लिए दिमाग में, अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम लोगों के पास रोटी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि आटा हो गया, ठीक है, नमक हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ये सब हमारे पास है कि नहीं, ये सब क्या है, रॉ मेटेरियल, ठीक है। और सब्जी जो भी खाना है वो मतलब उस रिगार्डिंग हमारे पास वेजिटेबल वगैरह स्पाइसेस वगैरह है कि नहीं। उसी तरह से अगर हमें फर्नीचर बनाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास रॉ मेटेरियल है कि नहीं। जैसे वो हमारा रॉ मेटेरियल हो जाएगा, जैसे आटा हो गया, दाल चावल जो भी है, ठीक है, जो भी खाना है उसके हिसाब से। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास उस रिगार्डिंग रॉ मेटेरियल क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फर्नीचर बनाने के लिए हमारे पास रॉ मेटेरियल चाहिए, वुड चाहिए, ठीक है, जो कीला वगैरह होता है, नेल्स, वो चाहिए। अच्छा, उसके अलावा और क्या चाहिए, और हमें ग्लू जो है वो चाहिए होता है, ठीक है, और भी कुछ एटसेट्रा जो भी चाहिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के हिसाब से हम लोगों ने देखा, हम अभी लेबर का बात नहीं कर रहे हैं, मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, मटेरियल हमें इस तरह का चाहिए होता है, ठीक है। अब कलर भी चाहिए, ठीक है, कलर हम लोग चाहे तो कलर कर सकते हैं, तो ये सब हमें चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही रॉ मटेरियल हमें पता चल गया, अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हम लोग को प्रोडक्शन, जैसे हमारे पास अवेलेबल रॉ मटेरियल, जैसे कि मान लो आटा सब्जी मिल गया, अब क्या करना है, अब वो किचन में जाके उसको बनाना है, ठीक है। तो वो किचन क्या होता है, प्रोडक्शन सेंटर। वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे फैक्ट्री में जहाँ प्रोडक्शन होता है वहां हमें जाना पड़ेगा और प्रोडक्शन करना स्टार्ट करना है। लेकिन अब हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्शन तो कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे देखो, हम लोग डिसाइड तो कर लिए हैं कि रोटी सब्जी खाएंगे, कितना रोटी बनाए, 10 15 20, कितना रोटी बनाए, वो डिपेंड करेगा कि कितने सारे घर में मेंबर है उसके ऊपर, ठीक है। तो फर्नीचर तो बनाएंगे, वो पसंद आ गया कि हम लोग फर्नीचर का काम करने वाले हैं, लेकिन कितने सारे फर्नीचर बनाए, ठीक है,
कितने सारे फर्नीचर प्रोड्यूस करे, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, उसके बाद दिमाग में क्या आना चाहिए, हाउ मच, कितने सारे फर्नीचर प्रोड्यूस करे। ये कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे खाना कितने लोगों का बनाना है वो तो डिपेंड करेगा फैमिली मेंबर के ऊपर, अगर 5 लोग हैं तो उस हिसाब से खाना बनाओ, 10 लोग हैं तो उस हिसाब से बनाओ। तो अगर हमें फर्नीचर प्रोड्यूस करना है, कितने सारे फर्नीचर प्रोड्यूस करें ये कैसे पता चलेगा, कितना सारा फर्नीचर प्रोड्यूस करना है ये कैसे पता चलेगा, बोलो। ऑर्डर पे, ऑर्डर पे, कितना ऑर्डर। करेक्ट करेक्ट, ऑर्डर पे, ठीक है। ऑर्डर, मार्केट में ऑर्डर तो होगा ना, हमारे कोई कस्टमर होंगे, कुछ बेसिस बने होंगे तभी तो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्डर होगा हमारे पास कि हमें इतना फर्नीचर चाहिए, उतना फर्नीचर चाहिए, ठीक है, कुछ एक ऑर्डर होगा। और अगर नया बिजनेस है तो ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, ऑर्डर कुछ ना कुछ तो मिलेगा रे बाबा, कम बेसी कुछ तो मिलेगा, तो तभी तो बिजनेस चल रहा होगा। तो हम लोग को ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर जितना रहेगा, मतलब मार्केट डिमांड बोल सकते हैं, ठीक है, मार्केट डिमांड बोल सकते हैं इस चीज को। मार्केट में जैसा डिमांड रहेगा, मतलब जैसे कस्टमर रहेंगे उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। अब हमें देखना पड़ेगा टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों, अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि हमें ये सब चीज चाहिए, लेकिन अब पता चला कि हमें कितने सारे फर्नीचर बनाने। जैसे मान लो हमारे घर में हम लोगों ने सोचा रोटी सब्जी, ठीक है, लेकिन अब 5 लोग हैं, सपोज अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों के हिसाब से कितना आटा चाहिए, ठीक है, कितना आटा हमें रिक्वायरमेंट होगा ताकि हम लोग 5 लोगों को खिला सके, कितना सब्जी चाहिए वो भी हमें पता करना पड़ेगा ना। तो उसका हमारे पास एक क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, वो घर पे जो लोग खाना बनाएंगे, ठीक है। जैसे घर पे नॉर्मली माँ को पता होता है कि कौन कितना खा रहा है, ठीक है, कौन 2 रोटी खाता है, कौन 4 रोटी, तो वो उस हिसाब से अपने एक अंदाजे से बना लेती है, ठीक है। वैसे ही अगर मार्केट में हमें ये पता चल जाएगा कि हमें 100 पीसेस चेयर का ऑर्डर है, अब एक पीसेस चेयर में कितने वुड, कितने ग्लू, कितने नेल्स, कितना कलर चाहिए होता है, ये अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम लोग 10 पीसेस चेयर के लिए हमें कितने सारे रॉ मटेरियल का जरूरत होगा, कितने क्वांटिटी में रॉ मटेरियल का जरूरत होगा, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग अपना टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर जैसे ही हम लोग, ये सब प्लानिंग चल रहा है ना, ये सारा चीज प्लानिंग चल रहा है कि फर्नीचर बेचना है तो उसके लिए ये सारा चीज होना चाहिए। अब एक फर्नीचर के लिए अगर इतना इतना चीज चाहिए होता है, ठीक है, फिर पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक चेयर के लिए कितना चाहिए होता है, ठीक है, वो हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या क्या रॉ मटेरियल एक चेयर के लिए चाहिए। फिर अगर मेरा टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 10 चेयर्स है तो मुझे उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि 10 चेयर्स के लिए कितना होगा, वो कैलकुलेट कर लिया। तो ये सब अभी दिमाग में चल रहा है, ये सब अभी बस लिख लिख के हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा चाहिए होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टोर में जाएंगे, हमारा जो रॉ मटेरियल का स्टोर है वहां पर जाएंगे, वहां पर जाके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है। स्टोर में जाके क्या चेक करना है, अवेलेबिलिटी, कि पहले से कितना हमारे पास वुड, ग्लू, नेल्स या जो बोलते हैं उसे कलर वगैरह, ग्लू जो भी चाहिए वो कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। जैसे घर पे अब जब खाना बनाने का डिसीजन हो गया कि 5 लोग हैं, 5 लोगों के लिए इतना आटा चाहिए, इतना सब्जी, इतना ये सब चाहिए होगा, अब जाके देखना भी तो पड़ेगा ना कि उतना आटा है कि नहीं, उतना सब्जी है कि नहीं, अगर नहीं है तो मार्केट से लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी अगर अवेलेबिलिटी में कुछ भी कम ज्यादा लगता है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको अवेलेबिलिटी चेक करेंगे स्टोर में। अच्छा, स्टोर में कौन रहेगा, स्टोर में रहता है स्टोर कीपर, ठीक है। स्टोर कीपर से पूछ लेंगे कि कैसे क्या क्या है, ठीक है, उनसे पूछ लेंगे। अगर कुछ भी कम या ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको खरीदने का कोशिश करेंगे, रॉ मटेरियल को हम लोग खरीदना चाहेंगे। तो उसके लिए हमें कौन से डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, सोचो। जैसे घर पे नॉर्मली माँ भी जा सकती है मार्केट, वो बड़ा बात नहीं है, आजकल सब कोई जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मम्मी लोग क्या करती है, फिर पापा को ऑर्डर दे देती है ना कि ये लेके आना है, ये लेके आइएगा, ठीक है। उसी तरह से मतलब स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो खुद नहीं जाएगा खरीदने के लिए, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर रहेगा, वहां पर हम लोग जानकारी लेंगे कि हमारे पास क्या रॉ मटेरियल है क्या नहीं है। अगर कुछ भी कम होता है जो हमें खरीदना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है परचेज डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। तो बिजनेस में भी घर के तरह ही डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है। इससे क्या होता है, काम अच्छा होता है। अगर एक ही इंसान सारा
काम करेगा ना तो उसमें बहुत उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। देख सकते हो तुम लोग खुद के ऊपर भी ये चेक करके देख सकते हो कि एक इंसान अगर सारा काम करता है तो उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा। अगर मान लो माई घर पे खाना बना रही है, माई मार्केट से लाके खरीद रही है, सारा सामान लिस्ट कर रही है क्या है क्या नहीं है, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी के घर पे जरूरत है तो वो काम तो होगा, उनको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत प्रेशर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए डिपार्टमेंट वाइज अगर काम हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो काम बहुत आसान हो जाता है। उसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। मेटेरियल को, सिर्फ मेटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, कि कहां पर जाके चेक करे अवेलेबिलिटी, किसको बोले खरीदना है। ठीक है, तो ये सिस्टम में चलेगा। तो बेसिकली सिस्टम जो है वो कैसा चला, अगर शॉर्टकट में बोले, पहले एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि प्लान करेंगे कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस हिसाब से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अपना रॉ मटेरियल कितना चाहिए, आइडेंटिफाई करेंगे रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई होने से हम लोग अब चले जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए कि कितना प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेंगे ना कि अगर मुझे इतना प्रोडक्शन करना है तो कितना कितना मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो फिर वो जैसे ही हिसाब बता देंगे कि इतना इतना रॉ मटेरियल वगैरह लगेगा, हम लोग स्टोर में चले जाएंगे उस रॉ मटेरियल को चेकिंग करने के लिए। ठीक है, और स्टोर कीपर को जाके बोलेंगे कि आप देखिए कि ये सारा चीज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो स्टोर में कौन रहेगा, स्टोर में रहेगा स्टोर कीपर। ठीक है, स्टोर कीपर को बोलेंगे, स्टोर कीपर क्या करेगा, फिर वो परचेज डिपार्टमेंट को भेज देगा अपना नीड। ठीक है, कि मेरे स्टोर में ये कम है, मुझे ये सारा चीज भेज दीजिए। तो ये प्रोसेस तुम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पर अब इसके बाद देखो क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा। अब हम परचेज डिपार्टमेंट के बाद जाते हैं। देखो यहाँ तक मैंने परचेज डिपार्टमेंट तक दिखाया सिस्टम क्या होता है। अब परचेज डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा खरीदने के लिए रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे घर पे मम्मी अगर लिस्ट थमा देगी ये सब लाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा वो सारी चीजों को खरीदने के लिए। उसी तरह से परचेज डिपार्टमेंट में जो लोग परचेज के रेस्पॉन्सिबिलिटी में रहते हैं वो लोग मार्केट जाएंगे। ठीक है, मार्केट जाके देखेंगे तो बहुत सारे टाइप का वुड मिलेगा उन्हें। ठीक है, मान लो टाइप एक्स वाई जेड। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लिया, टाइप एक्स, टाइप वाई और टाइप जेड। ठीक है, अब ये मान लो है 10 रुपया पर पीस। ठीक है, ये है 20 रुपया पर पीस। ठीक है, ये है 15 रुपया पर पीस। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगा रॉ मटेरियल का। अब जो परचेज डिपार्टमेंट को सही लगेगा वो अपना परचेस ऑर्डर प्लेस करेगा। तो उसके लिए वो पूरा बैकग्राउंड वगैरह क्रेडिटर का चेक करेगा ना, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया क्या क्या चेक करना चाहिए, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, क्वालिटी, ये सारा चीज इंस्पेक्शन करने के बाद मान लो ये 10 रुपया पीस वाला ही सही लगा तो ये वाला ऑर्डर कर दिया तो परचेज ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, परचेज ऑर्डर जो है ये प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही परचेज ऑर्डर प्लेस हो गया वैसे ही क्या हो जाएगा वहां पर लिखा हुआ रहेगा। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपना एक इनवॉइस जो है मतलब जो बेच रहा है वो क्या करेगा, अपना इनवॉइस भेज देगा। ठीक है, कि 10 पीसेस आपने 100 पीसेस मंगवाए हैं, 100 पीसेस एट द रेट ऑफ ₹10 पर पीसेस करके इतना होगा, ऐसा करके एक इनवॉइस जो है वो भेज देगा। ठीक है, अब वो जब भेजेगा अपना ऑर्डर, ठीक है, जिनको ऑर्डर दिया था वो सप्लायर अपने इनवॉइसेस और जो मेटेरियल है उसको भेज देगा। कहाँ पर भेजेगा, परचेज डिपार्टमेंट को ही भेजेगा। परचेज डिपार्टमेंट से ही उसका बात हुआ था क्रेडिटर का। अब क्रेडिटर अपना रॉ मटेरियल और इनवॉइस ये दोनों ही परचेज डिपार्टमेंट को सेंड कर देगा। ठीक है, अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेटेरियल को वो भेज देगा कहां पर, जहां प्रोडक्शन होता है। पहले वो स्टोर पे भेजेगा, किसको भेजेगा, स्टोर को, क्योंकि स्टोर कीपर ने उसे मेटेरियल खरीदने का रिक्वेस्ट भेजा था। इसको बोला जाता है मेटेरियल रिक्विजिशन नोट। ठीक है, मेटेरियल खरीदना उसका मतलब सारा चीज रिटर्न में होना चाहिए ना, ऐसे ही ओरली नहीं होता है, क्योंकि रिटर्न होगा तभी तो प्रूव रहेगा किससे कितना खरीदा है। तो सारा चीज फैक्ट्री में रिटर्न होना चाहिए, ऐसे बोलने से नहीं होता है। तो देखो क्या हुआ, परचेज डिपार्टमेंट तक बात पहुंचा कि
खरीदना है, तो वो जाके मार्केट में सर्वे वगैरह करके सप्लायर ढूंढ लिया है, सप्लायर ने माल भेज दिया है, परचेज डिपार्टमेंट को ही भेजा है क्योंकि उनके साथ उनका ही ट्रांजैक्शन हुआ, और परचेज डिपार्टमेंट को खरीदने का रिक्वेस्ट स्टोर कीपर ने भेजा था, इसलिए परचेज डिपार्टमेंट मेटेरियल भेज देगा स्टोर को, ठीक है, मतलब स्टोर में जो रहता है स्टोर को भेज देगा, और स्टोर वाला कहां पर भेजेगा, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट किसने भेजा था, प्रोडक्शन वाले ने, ये देखो स्टोर को रिक्वेस्ट भेजा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, तो ये स्टोर से मेटेरियल जो है वो प्रोडक्शन तक पहुंच जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो दो चीज भेजा था सप्लायर ने, एक तो इनवॉइस भेजा था कि इतना, और एक वो मेटेरियल जो है वो भेज दिया था, ठीक है, मेटेरियल जो है जो लकड़ी वगैरह चाहिए वो भेज दिया था, तो ये मेटेरियल क्या होगा, ये मेटेरियल तो स्टोर में चला गया, और ये इनवॉइस कहाँ जाएगा, दो चीज भेजा ना सप्लायर ने, ये इनवॉइस चला जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट के पास, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट इसका हिसाब रखता है, अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा किसको, सप्लायर को, ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट करेगा या फिर उसका डिटेल्स रखेगा, वो वेरीफाई कर लेगा पहले इनवॉइस को अच्छे तरीके से, फिर पेमेंट कर देगा, पेमेंट तुरंत करे बाद में करे, मतलब क्रेडिट में ले रहा है कैश में ले रहा है, वो लोग समझेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है कि वो इनवॉइस का क्या करे, मतलब उनमें जो डीलिंग्स हुआ होगा वही चीज करना है उनको, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रोसेस जो है मेटेरियल प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीड्योर है वो कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये अभी जो बताए इसको हम नोट करवा देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखवाया ना लाइन बाय लाइन, वैसे ही हम नोट करवा देते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर अच्छा, सबसे पहले देखो पॉइंट 1, इट इज अ लिस्ट ऑफ raw material required of the production of a finished प्रोडक्ट, इट इज अ लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पहले रॉ मटेरियल का एक लिस्ट होगा, ठीक है, जो जरूरी है फॉर रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उसका एक लिस्ट होना चाहिए जिससे हम लोग फिनिश गुड्स बना सकते हैं, ठीक है। इन दिस ये कब होगा, जब प्लान कर लेंगे ना हम लोग, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या चाहिए, जैसे हम लोग पहले प्लान कर लेते हैं क्या खाना है, तब तो हम लोग खरीद के लाएंगे ना रॉ मटेरियल, अगर नहीं होगा तो। इन दिस वी डिफाइन द standard quantities of raw material required for the production of a unit of finished प्रोडक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस वे डिफाइन द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड हमें कितना चाहिए, क्वांटिटी भी राइट क्वांटिटी होना चाहिए ना, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, पहले ये सोचना पड़ेगा कि एक लोग के लिए कितना आटा चाहिए होता है, अगर एक इंसान को खिलाना है तो कितना आटा, उसी हिसाब से हम लोग 5 या 10 लोगों का आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, तो एक बेस होना चाहिए, बेस के हिसाब से दैट इज स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर कोई किसी का शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें क्या हो जाएगा, इन मेकिंग ऑफ 1 पीस ऑफ शर्ट हाउ मच, या फिर हम लोग अपना फर्नीचर वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये वाला लिख दिया, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी बटन्स, जो शर्ट में बटन लगे हुए रहते हैं, ठीक है, बटन्स आर रिक्वायर्ड
will be defined in bill of raw मटेरियल। जो बिल बनेगा रॉ मटेरियल का, ठीक है, मतलब जहां पर हम लोग लिख रहे हैं सारा चीज के हमें एक पीस बनाने के लिए कितना चाहिए, तो वहां पर ये सारा चीज डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑफ मटेरियल is the job of प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये बिल कौन बनाएगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाएगा, ठीक है। बिल ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कितना क्वांटिटी में क्या क्या चीज खरीदना है, वो कौन बनाएगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही देखा था कि कितना आटा चाहिए, क्या चाहिए, ये सब जो है वो माँ ही डिसाइड कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही प्लान किया है कि किस क्या क्या बनाना है। उसी तरह से जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जो सोच रहा है फर्नीचर बनाएंगे, उसके लिए ये सारा रॉ मटेरियल चाहिए। एक चेयर के लिए अगर इतना चाहिए, तो मार्केट में जो डिमांड है, हमारा मार्केट से जो ऑर्डर आया उसके हिसाब से 10 चेयर के लिए हमें कितना सारा चीज चाहिए, ये पूरा काम ही प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू से ही हो रहा है, ठीक है। और प्लानिंग डिपार्टमेंट इसी रिगार्डिंग एक बिल ऑफ मटेरियल बना के स्टोर में भेज देगा कि जाके देखो कि स्टोर में ये सारा चीज अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो स्टोर वाला परचेज वाले को रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये सारा चीज खरीद के लेके आओ। परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर के पास जाएगा और मटेरियल प्रोक्योर करना स्टार्ट करेगा, तीन चीजों को ध्यान में रख के, ठीक है, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी एंड राइट सप्लायर, ठीक है। तो उसके बाद परचेज होना स्टार्ट होगा। और परचेज डिपार्टमेंट जब परचेज ऑर्डर जब प्लेस कर देगा, उसके बाद जो मटेरियल और इनवॉइस आएगा वो दो जगह पे बढ़ जाएगा। वही चीज चल रहा है यहाँ पर। तो बिल ऑफ मटेरियल जो बनाएगा, ये सब आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, बिल ऑफ मटेरियल जो है ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा प्लानिंग डिपार्टमेंट। बिल ऑफ मटेरियल मतलब डिटेल्स, जहां पर लिखा हुआ रहेगा कि कितने क्वांटिटी, कितना कितना चीज हमें खरीदना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, preparation of bill of material is the job of planning department which will then send to which will then send to production department, ठीक है। तो इसके बाद ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंच जाता है बिल ऑफ मटेरियल, मतलब मिडिल में वो स्टोर डिपार्टमेंट आएगा। वो वाला चीज लिखा नहीं मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ ही रहे हो तुम लोग। बिल ऑफ मटेरियल जो है अगर खरीदना पड़ेगा तो नहीं, ठीक है, सॉरी, मैंने परचेज डिपार्टमेंट सोचा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा ना, उसको तो रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजने का मतलब है कि आप 10 पीस चेयर बनाइए या फिर 1000 पीस शर्ट बनाइए। ये बात बताने के लिए बिल ऑफ मटेरियल भेजा गया कि ये मेरा ऑर्डर है, ये प्लान है, आपको ये प्रोडक्शन करके देना है। तो वो बिल ऑफ मटेरियल पहुंच जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक, ठीक है। अच्छा, ये जो है इन शॉर्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये रेसिपी है पूरा हमारा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज द रेसिपी फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। ये फिनिश गुड्स बनाने का पूरा रेसिपी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिखा? पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम आएगा, ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट को प्लान करना है क्या प्रोडक्शन करना है उन्हें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसको भी तो लिखित देना है ना, मतलब रिटर्न, नॉर्मल तो कुछ नहीं होता है, तो वो बनाएगा। वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट देगा उसका नाम होता है बिल ऑफ मटेरियल। प्रिपेयर बिल ऑफ मटेरियल। अच्छा, उसके बाद ये बिल ऑफ मटेरियल पहुंच जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक। तो अभी तक ये प्रोसेस जो है, ये तीन,
ये जो 3 सिस्टम है इसी को मैंने लिखवाया, ठीक है। पहले प्लान कर लो, फिर उसके हिसाब से बिल बना लो, मतलब टोटल क्वांटिटी के लिए बिल बनता है, ठीक है, कि एक चीज के लिए, एक चेयर के लिए अगर इतना चाहिए तो हमें 10 चेयर के लिए कितना चाहिए, और ये फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दो जहां प्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जैसे ही बिल पहुंचेगा, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम शुरू करेगा। तो इसका कैसे होगा देखो, यहाँ पर मैंने अभी तक लिखा .2 तक लिखा, ठीक है। अब 3 production department on receiving bill of material will identify its total raw material required, total raw material requirement लिख दो, for production of finished goods. Production department on receiving bill of material will identify its total raw material requirement for production of finished goods. वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि वहां पर बना हुआ है कि एक यूनिट के लिए इतना होगा, तो 10 यूनिट के लिए कितना चाहिए, ये वो आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल जितना चाहिए उसका अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसके लिए उसे स्टोर में जाके वो चीज चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिस रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट they will send to the storekeeper where all the raw material is kept. जहां पर सारा रॉ मटेरियल रहता है स्टोर कीपर के पास, यानी स्टोर में ये बिल भेज दिया जाएगा जहां पर वो चेक करके देखेगा कि अवेलेबल रॉ मटेरियल है कि नहीं है, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है मेटेरियल रिक्विजिशन, मतलब मेटेरियल भेजो, इसका रिक्वेस्ट, ठीक है। दिस इज नोन एज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि मेटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन किसको भेजता है। तो इसका मतलब मेटेरियल रिक्विजिशन नोट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को भेज रहा है, ठीक है। मेटेरियल रिक्विजिशन, दिस इज नोन एज मेटेरियल रिक्विजिशंस। अच्छा, अब रिक्वेस्ट के ऊपर बेस करके ये चेक करके देखेंगे कि इनके पास वो अवेलेबल है कि नहीं है मटेरियल। अगर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेंगे, परचेस डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि जाओ खरीद के लेके आओ, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द रिक्विजिशन स्टोर कीपर विल चेक, अब वो चेक करना स्टार्ट करेगा इतना रॉ मटेरियल है कि नहीं। विल चेक वेदर दे हैव द required materials in the required quantity, मतलब जो मटेरियल चाहिए वो है कि नहीं, और जितना चाहिए उतना है कि नहीं। मटेरियल तो है लेकिन उतना नहीं है जितना चाहिए, तो भी नहीं चलेगा। लेकिन और अगर ऐसा हो दूसरा टाइप का मटेरियल है जो टाइप का चाहिए वो नहीं है, तब भी नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड मटेरियल इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, और या है कि नहीं, या फिर उनको परचेस करना है कि नहीं, और दे हैव टू परचेज न्यू।
या फिर उनको नया खरीदना पड़ेगा। ये चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस कैसा बना, देखो पहले দিদি प्लानिंग একটু আগেরটা দেখাও। है। হয়ে গেছে। अच्छा, पहले हो जाएगा प्लानिंग, सबसे पहले बनेगा प्लानिंग। अच्छा, प्लान होने के बाद जो बनेगा दैट इज प्रिपेयर बिल ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट की तरह जो बन रहा है, ये अगर तुम लोग याद रखोगे तो बाकी चीज तुम लोग खुद ही इसमें सिर्फ लाइन जोड़ के लिख पाओगे, अगर लिखना होगा तो, ठीक है। अगर लिखना नहीं होगा, जस्ट एमसीक्यू होगा, तो वैसे भी कर पाओगे। तो पहले प्लानिंग, प्लानिंग करते ही प्रिपेयर हो जाता है बिल ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और वो बिल ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो भेज दिया जाता है किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो मटेरियल का रिक्वेस्ट भेजेगा। मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन, वो मटेरियल रिक्विजिशन भेजेगा स्टोर कीपर, मतलब स्टोर के वहां पर, स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर कीपर, ठीक है, स्टोर कीपर को। अब स्टोर कीपर चेक करेगा अवेलेबिलिटी, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल चेक करेगा, अगर नहीं है, अगर कम है, तो वो परचेज के लिए बोलेगा, किसे, परचेज रिक्विजिशन भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट को, परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन भेजेगा किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट उसके बाद क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करेगा, और जब ऑर्डर रिसीव होगा, परचेज डिपार्टमेंट को जब ऑर्डर रिसीव होगा, तो फिर वो उसे भेजेगा दो जगह पे। परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करेगा, जब ऑर्डर रिसीव होगा, वो यहाँ पर दिखा देते हैं, ऑर्डर रिसीव, ऑर्डर प्लेस करेगा क्रेडिटर को, ठीक है, क्रेडिटर को करेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर प्लेस क्रेडिटर, ऐसे लिख देते हैं, क्रेडिटर को ऑर्डर प्लेस करेगा। तो क्रेडिटर जब सप्लाई करेगा तो वो दो चीज भेजेगा, क्रेडिटर दो चीज भेजेगा, एक तो वो मटेरियल भेजेगा जिसके लिए उसके पास रिक्वेस्ट आया था, और दूसरा वो इनवॉइस भेजेगा। और क्रेडिटर ये दोनों चीज किसको भेजेगा, क्रेडिटर ये दोनों चीज जो है मटेरियल और इनवॉइस, ये दोनों चीज भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट को, यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा। परचेज डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा, मटेरियल तो भेज देगा प्रोडक्शन के वहां पर, ठीक है, मटेरियल को भेज देगा प्रोडक्शन के वहां पर, स्टोर में, सॉरी स्टोर वाला उसे बोला था। तो ये क्या करेगा, इसके पास दो चीज आ गया, मटेरियल और इनवॉइस। तो मटेरियल को तो भेज देगा स्टोर में, यहाँ पर, ठीक है, स्टोर में भेज देगा, और इनवॉइस को भेज देगा
अकाउंट डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये इस तरह से होगा, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। मेरा थोड़ा ऐसे हो नहीं, ठीक ही है, मुझे लगा बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो होगा देखने में, नहीं ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है ये पूरा इस तरह से होगा। अच्छा अच्छा, अब जो हम बोल रहे थे थोड़ा सा वो बताते हैं। देखो कि जब हम लोग मटेरियल को परचेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग वो स्टॉक लेवल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये वाला भी पता कर लेते हैं। देखो, जब हम लोग मटेरियल को मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो मटेरियल का कॉस्ट जो होता है वो मेनली दो पार्ट में हमारा इंक्लूडेड होगा। एक तो होगा परचेज कॉस्ट, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि परचेज कॉस्ट क्या होगा वो तो हमें मार्केट बताएगा ना। हम लोग रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हैं, वो तो मार्केट सर्वे करने से मार्केट बताएगा। मार्केट में चेंजेस आ सकता है, लेकिन उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर है वो मार्केट कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो अपने हिसाब से अपना रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसे चूज कर सकता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो परचेस कॉस्ट जो फिक्स्ड होगा, बेसिकली बोल सकते हो फिक्स्ड, मतलब ये नहीं बोल रहे कि 10 रुपए का सामान 12 रुपए नहीं होगा, इसको हम लोग ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे लिए उतना कंट्रोलेबल नहीं आइटम है, ठीक है। और एक जो कॉस्ट होता है एसोसिएटेड कॉस्ट, ठीक है, जिसका दो पार्ट होता है, एक होता है कैरिंग और एक होता है ऑर्डरिंग, ठीक है। एक होता है कैरिंग, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो एसोसिएट कॉस्ट होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है। कैसे? देखो, अगर हम लोग कैरिंग कॉस्ट देखें तो अगर हम लोग ज्यादा सामान ऑर्डर करेंगे, अगर हम लोग क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देंगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वांटिटी कम कर देंगे तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है कि हमें ज्यादा ज्यादा चीज ऑर्डर करना है या कम चीज ऑर्डर करना है। अगर ज्यादा चीज ऑर्डर करेंगे, एक गोडाउन में काम हो रहा था, अब शायद स्टोर करने के लिए दो गोडाउन लगे, दो गोडाउन में दो अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड, स्टोर कीपर, या फिर मान लो खरीदने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उतना कैपिटल ही नहीं था, हम लोगों ने लोन ले लिया, तो लोन का इंटरेस्ट भी तो भर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर पैसा जो है ब्लॉक हो गया, या अगर मान लो पैसा था तो पैसा वहां ब्लॉक हो गया, ठीक है, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। और अगर पैसा नहीं था, हम लोगों ने लोन लिया, तो वहां पर इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, वो भी तो हमारा एक एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो ये कैरिंग कॉस्ट जो है, लेकिन इसको हम लोग अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा होता है? जब मटेरियल को ऑर्डर किया जाता है तो बेसिकली एक पेपर में एडवर्टाइज देना पड़ता है कि मुझे इस तरह का मटेरियल चाहिए, तो जिनके पास ऐसा मटेरियल है वो अपने मटेरियल का जो है कोटेशन हमें भेजे, ठीक है। टेंडर निकाला जाता है, इसको बोलते हैं टेंडर। तो वो टेंडर पढ़ते हैं जो भी सप्लायर है, फिर वो अपना अपना कोटेशन भेज देते हैं कंपनी को, ठीक है। तो कोटेशन जब मिलता है तो वो एक मीटिंग होता है, ठीक है। एक मीटिंग में सब कोटेशन जैसे आते जाएगा, आते रहेगा, एक स्पेसिफिक डेट पे एक मीटिंग अरेंज होगा, उस मीटिंग डेट पे सारे कोटेशन को रीड किया जाएगा, ठीक है। फिर वहां से डिसीजन लिया जाता है कि कौन से सप्लायर का हम लोग जो है मटेरियल खरीदे। ये पहले डिसीजन लिया जाएगा, मान लो इन किसी भी एक पर्टिकुलर किसी का तो हमें चॉइस करना ही है कि मुझे इनका रॉ मटेरियल का कोटेशन ये सब अच्छा लगा, ठीक है। अब कोटेशन अच्छा लगने से तो काम नहीं है, हमें जाके चेक भी करना पड़ेगा। फिर प्रोसेस में क्या आता है? इंस्पेक्शन, ठीक है। हम लोग जाके इंस्पेक्ट करेंगे कि जो रॉ मटेरियल है वो सही में कितना गुड क्वालिटी का है, जो प्राइस बता रहा है क्या उसके साथ एट पर है भी नहीं है, ठीक है। दैट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आ गया? अब ये टेंडर निकाल रहा है कंपनी, तो टेंडर का जो प्रोसेसिंग है, टेंडर प्रोसेसिंग, ये भी तो एक खर्चा है। पेपर मतलब न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ रहा है, टेंडर का जो प्रोसेसिंग हो रहा है, ये सब का तो एक खर्चा होता है। फिर इंस्पेक्शन करने जाना है तो किसी एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को ही लेके जाना पड़ेगा ना, जिनको पता होता है कि रॉ मटेरियल अच्छा है खराब है। तो इंस्पेक्शन करो, ठीक है। तो इंस्पेक्शन करो, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करो, फिर वो ऑर्डर को रिसीव करो, ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा।
ठीक है, ऑर्डर प्लेस, फिर ऑर्डर को रिसीव करना पड़ेगा, मतलब लेके आना पड़ेगा, तो उसका कैरेज का खर्चा वगैरह जो भी है ये सब लगेगा, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाता है। ठीक है, ऑर्डर करने का खर्चा। ठीक है, और इसके बाद मान लो कि बिलिंग वगैरह, ठीक है, बिलिंग वगैरह होगा, इसका खर्चा, मेलिंग वगैरह होगा, इसका खर्चा। ठीक है, टाइम जो लग रहा है, एक टाइम का जो खर्चा होता है, मतलब वो क्या होता है, टाइम कंजम्पशन, जो ये पूरे प्रोसेस में जो टाइम कंजम्पशन होता है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना टाइम हमारा लग रहा है पूरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, टेंडर निकलने से लेके ऑर्डर हमारे पास पहुंचने तक का। तो ये इस तरह का खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट का होता है। कैरिंग कॉस्ट का जैसे मान लो रेंट फॉर गोडाउन हो गया, ठीक है, रेंट फॉर गोडाउन हो गया, स्टोर कीपर का खर्चा हो गया, स्टोर कीपर का खर्चा हो गया, या फिर मान लो सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा हो गया। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, कैपिटल ब्लॉकेज, ठीक है, कैपिटल जो ब्लॉक हो गया खरीदने के वजह से, तो कैरिंग कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट को हम लोग किसी भी तरह से उससे चेंज नहीं कर सकते, बट हमारा जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो हमारे हाथ में है। कैसे, अगर हम लोग कम कम क्वांटिटी में चीज को ऑर्डर करेंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट कम लगेगा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैसे, क्योंकि जितना बार ऑर्डर करेंगे ये पूरा प्रोसेस हमारा होगा, टेंडर निकालना पड़ेगा, फिर इंस्पेक्शन। अब मान लो हमें जितना ऑर्डर करना है, अगर हम लोग 6 महीने में एक बार ऑर्डर करते हैं तो साल में 2 बार ऑर्डर करेंगे, फिर 2 बार का टेंडर का मतलब टेंडर नोटिस देने के लिए पेपर वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, जिसका मैगजीन में, सॉरी, जो न्यूज़पेपर को हम लोग मतलब फॉलो करेंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, उनको भी तो पैसा देना पड़ता है ना, ऐड थोड़ी ना ऐसे ही देने मिलेगा, तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर इंस्पेक्शन के लिए लोगों को भेजो, फिर ऑर्डर प्लेस करो, फिर ऑर्डर रिसीव करो। ठीक है, तो ये ऑर्डर जितना बार करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर जितना बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर कर रहे हैं, तो कैरिंग कॉस्ट कम होगा। क्यों, जैसे एक घर का ही एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास मान लो कंटेनर है 5 किलो तक चीनी रखने का, ठीक है, इससे बड़ा कंटेनर नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं रखा। ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं रखा। अब अगर हम लोग पूरा एक बोरा चीनी लेके आ जाते हैं, ठीक है, मान लो हम लोगों ने 50 किलो का बोरा लेके आ गए, हम लोग 50 किलो का चीनी, अब उसको रखने के लिए हमें कंटेनर चाहिए, तो कंटेनर खरीदना पड़ेगा ना। लेकिन वही चीनी को अगर हम लोग, हमारा रिक्वायरमेंट मान लो 2 किलो का है, तो हम लोग 2-2 किलो करके अगर हर मंथ लाएंगे तो उसमें हमारा कंटेनर का अलग से खर्चा नहीं होगा, उसी में काम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा ना, बार बार जाके लेके आना पड़ेगा, टाइम कंजम्पशन तो हो रहा है। ठीक है, और अगर मान लो किसी को मतलब मार्केट, कोई स्पेशल मार्केट में जा रहे हो, बस में करके जा रहे हो, या फिर कोई भी कन्वीनियंस यूज कर रहे हो, तो वो भी खर्चा बढ़ेगा जितना बार जाओगे। तो वैसे ही फैक्ट्री में भी, ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी क्या होता है, बिजनेस के केस में जितना ज्यादा बार ऑर्डर करेंगे कैरिंग कॉस्ट कम होगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वांटिटी पे हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कम होते जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएगा, मतलब हम एक ही बार में पूरे साल का चीनी खरीद लिए, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम एक ही बार में पूरा मेरा रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, तो मेरा ये सारा कॉस्ट बार बार नहीं लगेगा, एट ए टाइम पे ही हो जाएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना। मेरा इतना सारा रॉ मटेरियल आ गया कि मुझे एक की जगह 2 गोडाउन को रेंट पे लेना पड़ा, तो ये खर्चा बढ़ गया। तो ये दोनों खर्चा एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये जो खर्चा है ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, एक बढ़ेगा तो एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस दोनों खर्चे को इक्वल करना है, कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमें एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो दोनों इक्वल हो जाए। इससे क्या होगा, अगर वो दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए हमें कुछ ऐसा क्वांटिटी में ऑर्डर करना पड़ेगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ना हो, बराबर हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही क्वांटिटी को बोला जाता है इकोनॉमिक बैच सॉरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम बैच कॉस्टिंग का लिखते थे गलती से, वो भी सेम ही चीज है। ठीक है, नाम अलग है, वो बैच होता है इसलिए बैच, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
EOQ, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? चीपेस्ट, ठीक है, चीपेस्ट। चीपेस्ट हमारा कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। हम लोग को ऐसा ऑर्डर करना है, ऑर्डर और क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब एक बार ऑर्डर में कितना हमें सामान ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पर क्वांटिटी को क्या डिफाइन करें? अच्छा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो, चीपेस्ट क्वांटिटी का मतलब हो जाएगा यूनिट, बोल सकते यूनिट इन ए ऑर्डर, यूनिट प्लेस इन वन ऑर्डर। एक ऑर्डर में हमें कितना यूनिट प्लेस करना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटी, ठीक है। ऑर्डर मतलब जितना, मतलब ऑर्डर जो हम लोग ऑर्डर करेंगे कितना हमें चाहिए, ठीक है, कितना हमें चाहिए, तो हमें इस तरह से अपना ऑर्डर इतने क्वांटिटी में प्लेस करना चाहिए ताकि हमारा जो ऑर्डरिंग मतलब जो हमारा कॉस्ट आ जाए वो इकोनॉमिक हो, चीपेस्ट हो। किस रिगार्डिंग में? वो तभी पॉसिबल है अगर मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, और इस पे हम लोग कंट्रोल लाने का कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पॉइंट है ये डिपेंड करता है मार्केट पे, ठीक है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है, तो ये हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। जैसे चीनी, मार्केट में जाओगे चीनी जितने में मिलेगा, अगर चीनी खरीदने जा रहे हो तो उतने में ही खरीदना पड़ेगा ना, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। मार्केट में अगर अप होगा प्राइस, अप प्राइस देना पड़ेगा, डाउन होगा तो डाउन वाला प्राइस देंगे, लेकिन कितना खरीदे वो तो हमारे कंट्रोल में है ना, कितना बार खरीदे, कितना खरीदे, वो तो हमारे कंट्रोल में है। यानी कैरिंग कॉस्ट और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग चाहे तो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि अगर हम लोग यो क्यू फॉलो करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तब हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हम लोग चीपेस्ट क्वांटिटी का ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है, चीपेस्ट क्वांटिटी का ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ये देखो कैसे इक्वल होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? ऑर्डर करने का खर्चा, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर करने का खर्चा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑर्डर करने का खर्चा हमारा क्या होगा? हमें ईओक्यू पे ऑर्डर करना है, ठीक है, ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हमें ऑर्डर करना है, तो ईओक्यू इंटू क्या हो जाएगा? ईओक्यू इंटू नंबर ऑफ, एक मिनट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का कितना खर्चा होगा, इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर एक मिनट, ये लैंग्वेज होगा नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर में हमें कितना नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर करना चाहिए। अगर हम लोग पांच यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं और एक बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा अगर 10 रुपया होगा, तो 5 यूनिट ऑर्डर करने का खर्चा कितना हो जाएगा? 50, ठीक है, सिंपल, ऐसे इंटू होने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट मतलब होता है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब उसको प्रोडक्ट को रखने का खर्चा, ठीक है। अब रखने का खर्चा हमें एवरेज करना चाहिए, ठीक है, रखने का खर्चा हमें एवरेज करना चाहिए, इसलिए इसमें होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम,
तो ये कैरिंग कॉस्ट हम लोग साल भर का कैलकुलेट करेंगे हमेशा, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट जो निकालते हैं वो एक यूनिट को एक साल रखने का खर्चा निकालते हैं, मतलब ईयरली बेसिस पे कैरिंग कॉस्ट हम लोग नॉर्मली निकाला करते हैं। इसी पे फॉर्मूला बना हुआ है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अब हाफ क्यों होता है? क्योंकि हम लोग एवरेज कर लेते हैं। जैसे मान लो एक साल का बात है तो कि एक साल में कितना मंथ हो जाएगा? 12 मंथ्स। वन यहाँ से ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 मंथ्स हो जाएगा। तो पहले यूनिट को कैरी करने का खर्चा कितना होगा? 12 मंथ्स, ठीक है। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? 11 मंथ्स। तीसरे वाले का कितना हो जाएगा? इस तरह से जो है अलग अलग हो जाएगा। एक का हो जाएगा 12/12, मतलब पहला वाला नहीं, एक्चुअली जो लास्ट में कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन कैसे होगा? हम लोग का एक एक यूनिट कंजम्पशन होते जाएगा। तो मान लो पहला यूनिट कंजम्पशन हो गया, ठीक है, दूसरा यूनिट कंजम्पशन हुआ, तीसरा। जो यूनिट एकदम लास्ट में कंजम्पशन होगा लेकिन खरीदा गया था, तो पूरे साल भर उसको हम लोगों ने स्टोर करके रखा। जो लास्ट में कंज्यूम होगा उसको पूरे साल भर स्टोर करके रखा, तो उस पे कैरिंग कॉस्ट 12 महीने का लगेगा। जिसको जस्ट मतलब 11 मंथ तक स्टोर करके रखा, उसके बाद यूज किया, तो उस पे 11/12 लगेगा। उसके आगे वाले पे 10/12 लगेगा। इस तरह से एक एक मंथ जो है वो कम होते जाएगा। हम लोग जैसे स्टोर करेंगे, जैसे यूज करेंगे स्टोरेज वाले चीजों को, उसी हिसाब से उस पे कैरिंग कॉस्ट जो है वो लगता जाएगा। तो हर एक चीजों के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है कि एवरेज कर दो, ठीक है। तो एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 हो गया ना। तो इसको फॉर्मूले में ऐसे लिखा गया है, हाफ इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसी वजह से हाफ किया गया है, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, नंबर ऑफ यूनिट कितना ऑर्डर करना है एक सिंगल ऑर्डर में, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग बोलेंगे EOQ, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे EOQ। यही तो हमारा क्या है? EOQ है, ठीक है। फिर इधर हाफ जैसा है, फिर से नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर में हमें कितना यूनिट ऑर्डर करना चाहिए? हमें EOQ टाइप में ऑर्डर करना चाहिए, EOQ टाइप में ऑर्डर करना चाहिए। इससे हमारा क्या होगा? चीपेस्ट खर्चे में, मतलब चीपेस्ट रेट पे हमें अपना ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कैरिंग कॉस्ट का मतलब ही हो जाएगा रखने का खर्चा, एक साल में एक यूनिट रखने का खर्चा। अब जितना टोटल यूनिट रखना है उतना, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको डिराइव करना हम इसीलिए बता रहे ताकि तुम लोग को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। कैरिंग कॉस्ट किसे बोला जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब न्यूमेरिकल करोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे समझना जरूरी है। इसे कहीं पर प्रूव करना नहीं देगा तुम लोगों को, किसी को भी नहीं देगा। लेकिन तुम लोग अगर इसको समझ जाओगे तो तुम लोग सारा क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। जैसे देखो कहीं पर एनम दिया हुआ है कि नहीं, उसको भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अगर नहीं दिया हुआ है तो मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर into EOQ equal to EOQ into carrying cost per unit पर एनम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू EOQ इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, ये क्या कुछ गलत हो गया? फॉर्मूला तो मेरा ऐसा होता है ना, EOQ इक्वल टू क्या होता है? EOQ इक्वल टू होता है 2 इंटू AC, अच्छा एनुअल कंजम्पशन नहीं लिखा, AC इंटू OC डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये होता है। तो EOQ स्क्वायर होना चाहिए। 2 तो मेरा आ जा रहा है 2 इंटू AC। अच्छा, एनुअल कंजम्पशन तो लिखा नहीं मैंने। अच्छा, यहाँ पर होगा, ऐसे होगा, थोड़ा सा गलत हो गया। एनुअल कंजम्पशन, ये साइड थोड़ा सा गलत हो गया। एक मिनट, हमें कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है, वो
पहले मुझे डिसाइड, दोनों साइड ही एनुअल होगा ना, मुझे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा एनुअल कंजम्पशन कितना है, ठीक है, साल में मुझे कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है, एनुअल कंजम्पशन। मान लो मुझे 12,000 यूनिट चाहिए, ठीक है, और 12,000 मैंने थोड़ा एक जीरो ज्यादा लिख दिया, ठीक है, 12,000 यूनिट मान लो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी एक रॉ मटेरियल, ठीक है, ये मेरा एनुअल कंजम्पशन है एक साल में, ठीक है। और मुझे जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करना है हर मतलब एक बार में 1,000 यूनिट ऑर्डर करना है, ये मैंने सोच रखा है, यही मेरा ईओक्यू होता है। अगर मुझे एक बार में 1,000 यूनिट ऑर्डर करना है तो मुझे 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा पूरे साल में, ठीक है। अगर मुझे 12,000 यूनिट रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, ये मेरे पूरे ईयर का, एक साल का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर हम 1,000 यूनिट करके ऑर्डर करेंगे तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगा, यानी मेरा ईओक्यू 1,000 यूनिट अगर आता है तो मुझे 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा अगर 10 रुपए होगा तो 12 बार ऑर्डर करने का खर्चा 120 रुपया होगा। यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ईओक्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बस बाकी सब ठीक है, वो थोड़ा सा मेरा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसमें चेंजेस हो जाएगा, इसमें ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, एनुअल कंजम्पशन को हम लोग लिखेंगे एसी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, वो हमेशा ईओक्यू डिसाइड करना चाहिए, ठीक है, ईओक्यू से होगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एसी इंटू ओसी, एसी इंटू ओसी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय ईओक्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू एसी इंटू ओसी, ये देखो 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 इंटू एसी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल टू ईओक्यू स्क्वायर, ईओक्यू इंटू ईओक्यू, तो ईओक्यू स्क्वायर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा देखो, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ईओक्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एसी इंटू ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय सीसी, मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये हो गया। अब ईओक्यू का मतलब हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, ये फॉर्मूला रहता है 2 इंटू एसी इंटू ओसी, ठीक है, अब ये पर ऑर्डर रहेगा, ठीक है, हम यहाँ पर फॉर्मूले में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग को याद रखना है ये पर ऑर्डर क्यों होगा, मैंने अभी समझाया पर ऑर्डर क्यों होगा, क्योंकि हम लोग एक साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक साल का कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो एक साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, हम लोग एक साल में जितना बार ऑर्डर करेंगे, कितना बार ऑर्डर करना है कैसे निकालेंगे, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक साल में हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए और हम लोग कितने बार में उसे ऑर्डर करना चाहते हैं। तो एक बार में अगर 1,000 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो हमें 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो 12 बार इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना होगा एक बार का, ठीक है। तो ये हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। इस तरह से हम लोग ईओक्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ईओक्यू दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब जो चीपेस्ट ऑर्डर हमें मिलेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में अगर हम लोग करेंगे तो। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, देखो क्वेश्चन है, the average annual consumption, the average annual consumption of a material is 18,250 unit at a price of rupees 36.50 per unit. The storage cost is 20% on an average inventory.
देखो मैंने बोला ना स्टोरेज कॉस्ट हमेशा एवरेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक यूनिट का अगर स्टोरेज कॉस्ट निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई यूनिट 12 महीने तक स्टोर में था, कोई 11, कोई 10, कोई 9, कोई 8, कोई 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके हो जाएगा। इसीलिए एवरेज कॉस्ट पे ही ये लगता है। 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर is ₹50. How much quantity is to be purchased at a time? How much quantity is to be purchased at a time? ठीक है, तो हमें एक बार में कितना क्वांटिटी परचेस करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। देखो होता है कि नहीं, ट्राई करके देखो, मुझे आंसर बताओ। $500 UQ। 500 योक्यू, हाँ 500 योक्यू 500 सही हुआ है। ये देखो ईओक्यू निकालना पड़ेगा ना, क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 18250 यूनिट्स बोल दिया है। एनुअल मतलब ईयरली बता दिया है, तो एसी ठीक है। एनुअल कंजम्पशन बता दिया है कितना, 18,250 यूनिट्स। अच्छा उसके बाद पढ़ के देखो क्या बता रहा है। एट ए प्राइस ऑफ 36.50 पर यूनिट, मतलब ये परचेज प्राइस है, ठीक है। 36.50 जो है ये मेटेरियल का परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस 36.50 पर यूनिट, एक यूनिट का ये प्राइस है। अच्छा नेक्स्ट क्या बता रहा है, द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो स्टोरेज कॉस्ट क्या बताया है, स्टोरेज कॉस्ट यानी और कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 20% बोला है, ठीक है। 20% किस पे लगाए, किसको कैरी करना है, रॉ मेटेरियल को। तो रॉ मेटेरियल को जो खरीदा उसका प्राइस तो दिया, अब उसको रखने का भी खर्चा लगाना पड़ेगा। तो स्टोरेज कॉस्ट हमेशा किस पे होगा, स्टोरेज कॉस्ट हमेशा रॉ मेटेरियल के परचेज प्राइस पे होगा, ठीक है। तो स्टोरेज कॉस्ट हमेशा कैसे निकालेंगे, जो भी रॉ मटेरियल का मार्केट में परचेज प्राइस हुआ, यानी 36.50 इसका प्राइस तो था ही, अब इसको रखने का खर्चा है 20%, ठीक है। 20% बताया है, तो इसको कैलकुलेट करने से देखो कितना आता है, 36.50 इंटू 20%, 7.3, ये हो गया स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। 7.3 हो गया स्टोरेज कॉस्ट। अब हमें बाकी डेटा तो मिल ही गया, अब हम लोग ईओक्यू निकालेंगे। कैसे पता चलेगा कि ईओक्यू ही हमें निकालने बोला है, क्वेश्चन में तो कहीं ईओक्यू नहीं बोला है। देखो क्या बोल रहा है लास्ट में यहाँ पर, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेस्ड एट ए टाइम, एक बार में कितना परचेस करें। देखो यहाँ पर जो ईओक्यू उसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर एट ए टाइम, ठीक है। एक बार में एक ऑर्डर में कितना हमें ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है, एक बार के ऑर्डर में, दैट इज ईओक्यू, ताकि हमें चीपेस्ट में मिल जाए। 2 इंटू एसी इंटू ओसी डिवाइडेड बाय सीसी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 2 एसी 18,250, ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं, ये देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, प्लेसिंग एन 50। ऑर्डर इज हाँ 50 रुपीज 50, ये देखो 50। यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट ये 7.3। अब कैलकुलेटर लेना है तुम लोग को और कैलकुलेट कर लेना है। 2 इंटू 18,250 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7.3, जितना आया उस पे रूट लगा दो तो 500 आ जाएगा। 500 क्या है, यूनिट है, मतलब एट ए टाइम 500 यूनिट अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसमें हमारा ईओक्यू बनेगा। ईओक्यू मतलब कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, और वही तो करना है, तभी जाके हमारा जो ऑर्डर है वो चीपेस्ट में होगा। अच्छा चलो और एक क्वेश्चन देके देखते हैं।
मैम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितना है? 1825। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये तो दिया हुआ नहीं है, देखना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 185 होगा। ऑर्डर कितना सारा करना है? 18,250 का जरूरत है। 18,250 एक बार में 500 ऑर्डर कर रहे हैं, इंटू 50 करने पे जितना आएगा 1825। हाँ 1825 हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। इस तरह से हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? ये एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय, ये तो मैंने सिखाया कितना हमें चाहिए, ठीक है, और कितना हम लोग एक बार में ऑर्डर करेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर जितना होगा इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं इस तरह से, हाफ इनटू ईओक्यू, ईओक्यू को कैरी EOQ। कर, हाँ 500 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यानी 7.3। अब इसको सॉल्व करने से जितना आएगा उतना ही आंसर होना चाहिए। तो 500 इंटू 7 पॉइंट, 1825। हाँ तब उतना देख लेते हैं। हाँ 1825, तो ये हो गया मेरा, देखो इक्वल हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, देखो इक्वल हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, इसका मतलब 500 यूनिट हमारा ईओक्यू बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो 1825 ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, तभी तो ये ईओक्यू हो रहा है, क्योंकि ईओक्यू का बेस ही तो वही है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट हमें करना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो। ए मैन्युफैक्चरर purchases 800 units of a certain component, कंपोनेंट मतलब उनका रॉ मटेरियल जो उनको चाहिए, फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। द ऑर्डर प्लेसिंग एंड रिसीविंग cost is ₹100 and cost of carrying 1 unit is ₹4। कैलकुलेट ईओक्यू। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया ईओक्यू, तो समझ में ही आ रहा होगा ईओक्यू बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो कितना आंसर होगा। দিদি কস্ট অফ ক্যারিং 1 ইউনিট কত 4 লিখেছো? मैम এটা 200 EOQ। হ্যাঁ এটা 4 লিখেছি। হ্যাঁ 200 ইওকিউ, 200 ইউনিট। হ্যাঁ এটা 4 লিখেছি। हाँ सही है, 200 होगा आंसर। 2 into AC into OC divided by CC per unit per annum। 2 annual consumption, a manufacturer purchase 800 unit of certain component from outside supplier, ठीक है। तो यही इसका एनुअल रिक्वायरमेंट होगा जितना उसको खरीदना है, तो 800 यूनिट, ठीक है। द ऑर्डर प्लेसिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट इज 100, ठीक है। ऑर्डर प्लेस और रिसीव কি 200 হবে? है 200 হবে, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। एंड कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट का कितना है? ₹4 दिया हुआ है, तो 4 लिखो, कैलकुलेट ईओक्यू। तो ये हो गया यहाँ पर 8 टू ज़ा से ये हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 2 4 ज़ा 8, 40,000, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट लिखना पड़ेगा। अगर जिन लोग का ऑप्शन रहेगा, मान लो 200 सिर्फ दिया हुआ है, उसके पीछे यूनिट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और वो ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, सपोज 200 यूनिट और ऐसे दिया हुआ है 200 सिर्फ, और तुम लोग इसमें टिक कर देते हो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 200 यूनिट, अब ये यूनिट बोला है, अब ये पीसेस हो सकता है, किलो हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पे। यहाँ पर यूनिट बोल रहा है तो यूनिट यूनिट ही रह रहा है, यूनिट का कुछ स्पेसिफिकली नहीं बता रहा है, लेकिन ऑप्शन अगर रहेगा तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें। अच्छा चलो और एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा देते हैं।
अच्छा, द कंप्लीट gardener is deciding on the EOQ for two brand of lawn fertilizer, Super Grow and Nature's Own. ठीक है, तो ये गार्डनर मतलब गार्डनर का काम करता है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, गार्डनर का स्पेलिंग ठीक लिखा, हाँ ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि दो तरह का फर्टिलाइजर इनको खरीदना है ईओक्यू बेसिस पे। ठीक है, एक है लॉन फर्टिलाइजर और एक है लॉन फर्टिलाइजर खरीदना है, एक है सुपर ग्रो और एक है नेचर्स ओन नाम है। ठीक है, तो अब इनको किस तरह से खरीदना पड़ेगा ईओक्यू में अगर ये जाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर्स, यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स सुपर ग्रो और ये हो गया नेचर्स ओन, दो तरह का। ठीक है, अच्छा, एनुअल डिमांड ये है 2000 बैग। ठीक है, यहाँ पर यूनिट बदल गया, देखो बैग। ठीक है, यहाँ पर यूनिट जो है बैग और यहाँ पर ये इतना एनुअल डिमांड। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये है ₹1200 और ये है ₹1400। अच्छा, फिर कैरिंग कॉस्ट पर बैग 480 और 560। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट बोल रहा है ईओक्यू कैलकुलेट करना है, ईओक्यू कैलकुलेट करना है फॉर बोथ, ईओक्यू फॉर बोथ। ठीक है, ये दोनों टाइप ऑफ फर्टिलाइजर का हमें ईओक्यू कैलकुलेट करके बताना है। सेकेंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है, अच्छा सेकेंड बोल रहा है फॉर ईओक्यू, अगर हम लोग ईओक्यू के हिसाब से परचेस करते हैं तो टोटल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल रेलिवेंट ordering costs and total annual relevant carrying cost। मतलब दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट का, मतलब दोनों टाइप ऑफ फर्टिलाइजर का टोटल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, है होएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द ईओक्यू, अगर ईओक्यू प्रोसेस में ही हम लोग चलना चाहते हैं, मतलब क्वांटिटी उतना ही ऑर्डर करना चाहते हैं, तो कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ओन, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पहले ईओक्यू निकाल लेना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर सुपर ग्रो और यहाँ पर लिख देते हैं नेचर्स ओन। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एनुअल डिमांड, मैंने एडी लिख दिया। एनुअल डिमांड देखो कितना कितना है, 2000 और 1280, तुम लोग अपना कर सकते हो, करो 2000 और ये यूनिट यहाँ पर बैग्स है। ठीक है, और 1280 बैग्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 1200 और 1400। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो जाएगा 1200 और 1400। अच्छा, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट मैम पर, ईओक्यू के 100 और 80। हाँ ईओक्यू 100 और 80। कैरिंग कॉस्ट पर बैग 480 560। ठीक है, 480 और 560।
अच्छा, अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट पर बैग बोला है, पर बैग पर एनम नहीं बोला है, लेकिन नहीं भी बोलेगा तो हम लोग मानेंगे कि वो पर एनम ही दिया हुआ है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर एनम ही माना जाता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है एनुअल, ऐसे लिखा हुआ है एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर बैग, मतलब हो गया पर कैरिंग कॉस्ट पर बैग पर एनम, ठीक है, पर यूनिट पर एनम, तो यहाँ पर यूनिट बैग है। अब हम लोग ईओ क्यू निकाल लेते हैं, तो ईओ क्यू हो जाएगा 2 इंटू 2000, 2 इंटू एसी एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड एक ही बात है, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, इसका आंसर निकलेगा यहाँ पर 2 इंटू 1280 इंटू 1400 डिवाइडेड बाई 560। अच्छा, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लो, 2 इंटू 2000 इंटू 1200, 2 इंटू 2000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 480, 10,000 आ रहा है, फिर उस पर रूट लगाओ 100, 100 यहाँ पर बैग, ठीक है, बैग लिखना पड़ेगा, यूनिट जो है वो बैग्स है, तो 1280 इंटू सेकेंड वाला कर रहे हैं 1400 डिवाइडेड बाई 560, इसका रूट 80 बैग्स, 80 बैग्स हो गया ईओक्यू, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को क्या बोला है, पहला आंसर निकल गया, सेकंड बोला है फॉर ईओक्यू व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट, तो टोटल इन दोनों का हमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट तभी निकाल पाओगे जो फॉर्मूला मैंने समझाया, अगर उसको समझते हो तभी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल पाओगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, जितना बार ऑर्डर करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, और कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, अगर मुझे 2000 बैग का डिमांड है साल में, ठीक है, और हम एक बार में 100 बैग का ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ये डिवाइड करने पे मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, मुझे एक बार में कितना ऑर्डर करना चाहिए इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 1200, तो यहाँ पर 1200 लिखो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाता है 24,000, ये 24, जो हाँ हाँ 24,000। 20, हाँ 24,000। अब इसका भी ऑर्डरिंग कॉस्ट वैसे ही सोच के हमें निकालना है, तो कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें डिमांड तो है 1280 का पूरे साल भर का, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 80 बैग्स हम लोग एक बार में ऑर्डर करना चाहेंगे, तो हम लोग कितना ऑर्डर करेंगे, वो नंबर ऑफ ऑर्डर निकल जाएगा, 1280 डिवाइडेड बाई 80 करने पे नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो निकल जाता है, 16 हो रहा है वैसे डिवाइड करने से, ठीक है, इंटू 1400 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, इंटू 1400 कर लो तो आंसर मिल जाएगा 22,000, 2240। हाँ 22,400, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। अब कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज करो, तो एवरेज यानी हाफ, हाफ इंटू ईओ क्यू, तो 100 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यानी 480, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 50 हो जाता है 2 से कैंसिल होने से, तो 480 इंटू 50, इसमें आंसर आएगा 24,000, इसमें भी 24,000 आ रहा है, 24,000 ही तो आना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होगा तभी तो जाके हमारा ये ईओक्यू कहलाएगा, तो इसका भी कैरिंग कॉस्ट कितना आना चाहिए, 22,400, देखो आता है कि नहीं, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आ रहा है हाफ, मैम। हाँ आएगा, हाफ इंटू यहाँ पर ईओक्यू मतलब 80 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मतलब 560, ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा, इससे कैंसिल होने से 80 और 2 40 इंटू 560 करके देख लो, या फिर कैलकुलेटर में ही पूरा कर सकते हो, तो 22,400, ठीक है। अब टोटल टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, टोटल ये दोनों का मिला के तो 24,000 24,000 48, और यहाँ पर 22,400 22,400, इसका कितना होगा देखो, ये भी 44। 44,800, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट, क्योंकि ये दोनों को मिला के हम लोग एसोसिएटेड कॉस्ट बोलते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एसोसिएटेड कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो पहला वाला जो था सुपर ग्रो और दूसरा था नेचर ओन, ठीक है, नेचर ओन, तो यहाँ पर बन रहा है 48,000, दो 24,000, और यहाँ पर 44,800 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एकदम एंड में पूछा है for the EOQ compute the number of deliveries per year for super grow and nature zone, कितना सारा साल में डिलीवरी होगा, तो यहाँ से ही पता चल रहा है ना, ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 20 डिलीवरी होगा, 20 बार ऑर्डर होगा, यहाँ पर 16 हुआ था, ठीक है, ये देखो इसको अलग से पूछा है तो अलग से बताना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ डिलीवरी इन ए ईयर,
डिलीवरी इन ए ईयर मतलब कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो नीड कितना है, 2000 बैग का नीड है एक साल में, लेकिन हम लोग पूरा एक साथ में नहीं ले रहे हैं, तो एक बार ऑर्डर देने से ही हो जाता। हम लोग एक ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं जो कि 100 आ रहा है। 100 बैग अगर हम लोग एक बार में ऑर्डर करेंगे तो हमारे लिए सबसे सस्ता यही होगा, तो 20 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा कैरिंग ऑर्डरिंग दोनों बराबर चलेगा, तो इसीलिए ये सस्ता होता है, चीपेस्ट होता है। यहाँ पर 1280 बैग का हमें ऑर्डर प्लेस करना है और एट ए टाइम हमारा ईओक्यू बना है 80 बैग का, ठीक है, एट ए टाइम 80 बैग, तो 16 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो यही पूछा था क्वेश्चन में कि कितने बार हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह का आता है। इसमें भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, घुमा फिरा के पूछता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे और भी इस पे जो क्वेश्चन होगा, और उसके साथ साथ बाकी थ्योरी भी करेंगे। तो जो थ्योरी करवाए वो भी जरूरी है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आता है, और ये जो कुछ क्वेश्चन किया ये भी जरूरी है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन तुम लोग को भेज देंगे ईओक्यू रिलेटेड, तुम लोग उसको आंसर देखना, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखना क्या हो रहा है, ठीक है। फिर आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं।